Hello everyone, CBSE 10th क्लास चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बीच में कुछ एक्टिविटी आएगी, तो आपके जो एग्जामिनर हैं उनको एक्टिविटी से बहुत लगाव होता है। तो CBSE के जो पेपर्स आते हैं उसमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा आती है। तो जो एक्टिविटी मैं पढ़ाऊँ उसको आप ज़रूर पढ़ना, इंपॉर्टेंट देखना उसको। उसके बाद बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, हम उनको भी सॉल्व करेंगे। फिर पीछे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, हम उनको भी सॉल्व करेंगे। यानी इस एक वीडियो में आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। और CBSE के ऑफिशियली सैम्पल पेपर लॉन्च हो चुके हैं और वो आपको ऊपर आई बटन क्लिक करने पर मिल जाएगा। मैंने उसको सॉल्व कर दिया है, तो उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सिलेबस आपका पहले आ चुका है, इसी बुक से पढ़ेंगे क्योंकि बुक्स ही सबसे अच्छा नोट्स होती हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। Consider the following situations of daily life and think what happens when milk is left at room temperature during summers। तो दूध क्या हो जाता है? फट जाता है पहली चीज़ तो, लेकिन हमको मिलता क्या है? न्यू सब्सटेंस। हमारे लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू सब्सटेंस। एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमोसफियर। क्या होता है? रस्ट लग जाता है, तब हमको मिलता क्या है? न्यू सब्सटेंस। बैठ गया। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, क्या बनती है? वाइन। मिलता क्या है हमको? न्यू सब्सटेंस या न्यू प्रोडक्ट बोल दो। फूड इज कुक्ड, क्या मिलता है? न्यू सब्सटेंस। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, न्यू सब्सटेंस। वी रेस्पायर, न्यू सब्सटेंस। यानी एक चीज़ देखिए आपने कि इन सब के अंदर आपको न्यू सब्सटेंस मिल रहा है। ठीक है। इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। देखो, जो आइडेंटिटी थी ना इनिशियल सब्सटेंस की, कि पहले वो तो मिल्क था, लेकिन जब रूम टेम्परेचर पर रखा तो वो फट गया, तब क्या हो गया? वो चेंज्ड हो गया समवॉट। आयरन पड़ा था, लेकिन आयरन पे अब रस्ट लग चुका है, तो वो चेंज्ड हो गया समवॉट। ठीक है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। आपने प्रीवियस क्लासेस में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बहुत अच्छे से पढ़ा है, वरना एक बार यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। आप चाहें तो एक फोटो भी खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना फॉर फ्यूचर यूज़। तो देखो, फिजिकल चेंज क्या होता है? बहुत ही इजी है, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। अभी जो अपन ने इक्वेशंस की थी ना सारी, उसके अंदर नया सब्सटेंस बन रहा था जो अपन ने बातें की थी। लेकिन फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और केमिकल चेंज की बात करें तो वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है। फिजिकल चेंज होता है ना, वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल इन द सेंस कि आपके पास ये एक पेपर पड़ा है, मैंने इसको बोला कि आप इसको फोल्ड करो पेपर को, तो आपने इसको फोल्ड कर दिया, इतना सा हो गया। मैंने कहा कि अब ये जो फोल्ड किया इसको वापस ओपन कर दो पेज को, तो ये पेज वापस इतना चौड़ा हो गया, इस रूप में आ गया। समझ में आ गया? इससे ये गए पहला काम और दूसरा काम आपने वापस कर दिया, विच मीन्स ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी रिकवर्ड। इट इज इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज होता है ना, वो इरिवर्सिबल होता है। दैट इज ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी रिकवर्ड। आप नहीं रिकवर कर सकते हैं। सपोज करो कि आपने पेट्रोल जलाया, तो नया प्रोडक्ट क्या बना हमको, या नया सब्सटेंस क्या मिला? गैस मिली। अब मैं बोल रहा हूँ गैस से वापस पेट्रोल बनाओ, बना लोगे? ठीक है। इट इज़ अ टेम्पररी चेंज, लेकिन इट इज़ अ परमानेंट चेंज। एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जैसे वाटर को हमने फ्रीज कर दिया तो क्या बन गया? आइस बन गया। वापस हमने क्या किया? आइस से वाटर बना लिया। कैसे? उसको गर्म करके। ठीक है, या उसको रूम टेम्परेचर पर रख दिया। सेकंड होता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये भी इसी में ही आता है फिजिकल चेंज में। एंड देन बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड एटसेट्रा। इसमें देखो एग्जांपल, डाइजेशन ऑफ फूड अभी आया था आपका, अपन ने बात की थी। फिर बर्निंग ऑफ कोल एंड LPG, ये भी केमिकल चेंज में आता है। एंड रस्टिंग, ये भी अभी बात आई थी कि आयरन नेल पड़ा हो या पैन पड़ा हो तो उस पर रस्ट लग जाती है। तो ये सब केमिकल चेंज में आता है। आप इसकी फ़ोटो क्लिक कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके, आपको हमेशा के लिए सेव रहेगा आपके पास में। और एक कॉपी में लिखते जाना, नोट्स भी बनाते जाना, क्योंकि इस बुक से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place। बिल्कुल, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है ना, इन सब के अंदर हमने देखा कि केमिकल चेंज हुआ तो केमिकल रिएक्शन हुई है। तो उस केमिकल रिएक्शन को ये बोल रहा है कि इसका मतलब क्या होता है केमिकल रिएक्शन का, एक्चुअली मेंट बाय केमिकल रिएक्शन। तो इसके लिए हमें कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तो उस एक्टिविटी को देखते हैं। और एक्टिविटी एक भी मत छोड़ना, क्योंकि एक्टिविटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके CBSE में। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट होती है। जो मैं कर रहा हूँ उसको तो बहुत ज़रूरी करना है। अब देखते हैं एक्टिविटी 1.1। इसमें ये क्या बोल रहा है कि इसने बोला है कि आप मैग्नीशियम रिबन लीजिए, 3-4 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, तो हमने ये ले लिया। और फिर बोल रहा है इसको सैंड पेपर से है ना क्लीन कीजिए या रब कीजिए। ये रहा क्लीन, 3-4 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम ले लिया हमने और इसको सैंड पेपर से क्लीन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पहली चीज़, मैग्नीशियम एक मेटल है, जब भी वो ह्यूमिड एटमोसफियर में रहता है ना बाहर,
तब इस पे क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है। इसका मतलब हमने मैग्नीशियम नहीं लिया, हमने तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया है। समझ में आई बात? जब इसको क्लीन करेंगे ना सैंड पेपर से, तब हमको ये मिल जाएगा, ये हमारे पास अब मैग्नीशियम है। ये बात बैठी है आपको। अपन को ये नहीं लेना, अपन को ये लेना है। और कैसे लेना है, सैंड पेपर से रब करके, ठीक है, ताकि जितने भी इम्प्योरिटीज हो जाएगी ना वो क्लीन हो जाएगी इसमें से, और हमको है ना मैग्नीशियम मिल जाएगा प्योर। बैठ गई बात? चलो ठीक है। आगे ये बोल रहा है कि इस मैग्नीशियम रिबन को आपने जो लिया है इसको बर्न करना है। तो देखो इसने बर्नर ले रखा है, इससे बर्न करना है। ये टोंग ले रखी है जिससे इसने इसको पकड़ रखा है टोंग से। तो आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले इस फ्लेम को ऑब्जर्व करो। आपको एक फ्लेम दिखाई देगी कि ये फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जब ये जला तब आपको यहाँ पे पाउडर फॉर्म में कुछ दिखेगा। ये देखो एशेस दिख रही है आपको यहाँ पे। और ये सब कहाँ आ गई, वॉच ग्लास में। वॉच ग्लास मतलब कटोरी को बोला है, जो जिसमें हम चाय पीते ना प्लेट में, वो वाली वैसी प्लेट उसको बोला है। कहीं आप स्टील की ले लो, ऐसा नहीं। और ये जो हमें सब्सटेंस मिला ना नया, इसको इसने बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी हमने लिया तो मैग्नीशियम था और हमको मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी ये क्या है, न्यू सब्सटेंस है, विच मीन्स कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तभी हमको नया सब्सटेंस मिला है। चले आगे बोल रहा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन्स बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। कई बार इसको डेजलिंग की जगह वो ब्रिलियंट भी लिख देता है कि ब्रिलियंट वाइट फ्लेम के साथ जलती है, विच मीन्स होती है चमकदार ज्वाला के साथ जलता है। एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर, और वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। कौन? मैग्नीशियम रिबन। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दी एयर। अब देखो, जब भी आपको कोई भी चीज़, वो मेटल आपने लिया है और वो आपको बोल रहा है कि आप इसको बर्न करो, तो जब भी कोई बर्न करेंगे ना तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए जब इसकी रिएक्शन हुई है तो इसमें ऑक्सीजन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ नहीं जल पाएगी। आगे देखो, तो जब हमने ये वाला पढ़ा आर्टिकल तब हमको ये पता चला कि हमको न्यू सब्सटेंस मिला है। एग्री हो यहाँ तक? चलो ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम एक्टिविटी 1.2। बोल रहा है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो इसके लिए जो एक रिएक्शन है वो मैं लिख देता हूँ, आप उसको नोट कर लेना। तो एक्टिविटी 1.2 के अंदर जो रिएक्शन इन्वॉल्व है ना वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, और बीच में मैंने फिजिकल स्टेट भी लिखी है। ये AQ सॉल्यूशन है, ये सॉलिड है, फिर ये AQ है। ये सब आप धीरे धीरे सीखोगे, अभी आप इसको नोट डाउन कर लेना। फिर हमने बोला कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। तो दो चीज़ें इसमें देखो, आपको क्या मिल रहा है, एक तो कलर चेंज हुआ है, कहीं ना कहीं हमने येलो कलर लिखा है तो कलर चेंज हुआ है। और दूसरी चीज़, हमारे पास में सब्सटेंस जो है ना AQ फॉर्म में था, लेकिन अब हमको यहाँ पे सॉलिड मिला है, यानी स्टेट भी चेंज हुई है। यानी इस एक्टिविटी के अंदर आपको दो चीज़ें देखने को मिली है, कलर और स्टेट दोनों आपको चेंज होते हुए मिले हैं, ठीक है ना। अभी ये क्यों बात कर रहा है इसकी, वो बात करेंगे अब हम। आगे है हमारी एक्टिविटी 1.3। इसके अंदर देखते हैं, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैनुल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले जिंक लो और उसके अंदर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डालो और सल्फ्यूरिक एसिड भी डालो। तो जिंक के साथ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, न्यू सब्सटेंस मिल रहा है। और जिंक के साथ जो सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन है ना वो इसने यहाँ पे नीचे कहीं लिख रखी है, आप वहाँ से देख लेना। ये जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन, तो यहाँ पे भी हमको क्या मिल रहा है, न्यू सब्सटेंस मिल रहा है, ठीक है। इस एक्टिविटी का डायग्राम अगर आप देखोगे ना तो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये रहा है डायग्राम इसका। इसमें इसने क्या लिया है, जिंक ग्रैनुल्स लिए हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, और यहाँ पे एक पाइप लगाई है उसने, ताकि हाइड्रोजन गैस, जो भी गैस बनेगी ना वो यहाँ से निकलेगी, तो हमें उसे पता चल जाएगा, ठीक है ना, कॉर्क लगा के। इसलिए अब इन सब एक्टिविटीज़ में हमने क्या देखा कि किसी के अंदर कलर चेंज हो रहा है, किसी के अंदर स्टेट भी चेंज हो रही है साथ में, किसी के अंदर न्यू सब्सटेंस बन रहा है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कि हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुई है या केमिकल रिएक्शन हुई है। तो इन फॉलोइंग एक्टिविटी से हमने देखा है कि कुछ हमको चेंज मिला है। तो क्या क्या चेंज मिला है, फर्स्ट देखो, चेंज इन स्टेट हुआ है कहीं पे, हाँ इसके अंदर स्टेट में चेंज हुआ था, हमने कहा था कि ये एक्वस था और ये हमको सॉलिड में मिला है, ठीक है। चेंज इन कलर, इसी एक्टिविटी में चेंज इन कलर भी हुआ था, ये रहा कलर। फिर बोल रहा है इवैल्यूएशन ऑफ गैस, गैस भी निकली है, ये रही हाइड्रोजन गैस, और नया सब्सटेंस भी बना है, बैठा।
चेंज इन टेम्परेचर। तो इस एक्टिविटीज में हमने ये देखा, पूरी इसको हमने पढ़ी नहीं थी, अब बाकी देखते हैं कि टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, कि कुछ टेम्परेचर में चेंज हुआ अगर इस कॉनिकल फ्लास्क को टच करेंगे। तो हमने कहा कि हाँ टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनी है। तो ये जो 4 फैक्टर्स है ना, इनमें से अकेला फैक्टर नहीं होगा, कोई 2 फैक्टर होंगे, तो उससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जैसे स्टेट चेंज हुई है ना, तो वो तो फिजिकल चेंज भी हो सकता है, जैसे पानी से बर्फ बनना या वापस बर्फ से पानी बनना, तो ये तो स्टेट चेंज हुई, तो ये तो फिजिकल चेंज आ गया। लेकिन केमिकल चेंज की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो कोई भी 2 प्रोसेस होंगे ना मिनिमम, समझ लेना कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, आगे इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम लोग। तो केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, ये जो हमारे पास में है ना कि इसने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा है, ये वर्ड इक्वेशन है, इसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि ये वर्ड लिखे हुए हैं इंग्लिश में। दूसरी चीज, एरो जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस एरो के जो इस साइड में होंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है ना। इधर जो बनता है एरो के हेड की तरफ, ये जो दिख रहा है आपको, ये बनता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। याद रहेगा। आगे चलते हैं, इसने देखो यहाँ पे यूज कर रखा है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और एरो हेड भी उसने यूज किया है कि एरो हेड जिधर पॉइंट कर रहा है ना, इधर पॉइंट, तो ये कहलाता है प्रोडक्ट। आगे चलते हैं। अब ये बोल रहा है कि केमिकल इक्वेशन को आपको जो है कैसे लिखना होता है, आपको वर्ड इक्वेशन नहीं लिखना होता है, आपको फॉर्मूला लिखना होता है, क्योंकि वर्ड इक्वेशन काफ़ी लंबी हो जाती है। तो मैग्नीशियम हमारे पास में था, और मैंने कहा कोई भी चीज़ जब जलती है ना, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, तो आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे आपके पास में ये वाले रिएक्टेंट हैं, कितने रिएक्टेंट हैं, 2, और प्रोडक्ट कितना बना, 1, क्योंकि एरो का हेड जो होता है वो प्रोडक्ट को शो करता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बना, ये रिएक्टेंट है आपका। आगे देखो, कई बार बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर ये Mg+O2 है, तो यहाँ पे तो MgO2 बनना चाहिए था, ये ऐसा क्यों बना। तो इसके लिए आपकी इस टेंशन को मैं दूर कर देता हूँ। इसके लिए आपको छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, आपको फॉर्मूले कैसे बनाने हैं सब सीख जाओगे धीरे धीरे। तो ये देखो, मैंने यहाँ कुछ एलिमेंट के नाम लिखे हैं और उनकी वैलेंसीज हमको यहाँ पे लिखनी है। फिर मैंने एलिमेंट का नाम लिखा है, फिर वैलेंसीज यहाँ पे लिखनी। क्यों लिखा है, क्योंकि 20 तक लिखना है। कैल्शियम का जो नंबर होता है ना, वो 20 नंबर होता है, तो 20 तक ही आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स हैं, उनकी वैलेंसीज भी होती हैं, तो कंपाउंड का नाम भी लिख दिया। अच्छा, अब एलिमेंट और कंपाउंड में फ़र्क क्या होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो कंपाउंड क्या होता है उसका सुन लो, मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, आप नोट कर लेना। व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर जॉइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड केमिकल रेशियो, कंपाउंड फॉर्म्ड। इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट चाहिए कंपाउंड के अंदर, ठीक है, और फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए, यही डेफिनेशन है। चलो शुरू करते हैं। अब देखो, एलिमेंट की जब वैलेंसीज लिखनी होती है ना, कि हमें कोई फार्मूला बनाना है, तो हमें पहले वैलेंसीज पता होनी चाहिए। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, 0 1 2 3 4, बस ये गिनती है आपकी, यहाँ से चालू करना। अब देखो, जनरली हमारी जो काउंटिंग होती है ना, वो 0 से शुरू होती है ना, हम लोग 0 से चालू करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में ना आप 1 से चालू करना, बस ये गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे। अब 1 के या तो हम आगे जा सकते हैं या फिर 1 से हम पीछे जा सकते हैं। अब आपको पीछे ही जाना है और यहीं से चालू करनी है। समझ में आई बात आपको कि ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, बट आपको 20 तक मैं सिखा रहा हूँ। तो उसमें आपकी गिनती जो है वो आप हमेशा याद रखना कि 0 से चालू होती है, लेकिन आप केमिस्ट्री में गिनती 1 से चालू कर रहे हो। उसके बाद देखो, हम 1 से पीछे जाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 0 आएगा। तो हीलियम की वैलेंसी 0 होगी। अब 0 के बाद वापस हमें पीछे तो और जा नहीं सकते माइनस में, तो हमारे पास में ऑप्शन एक ही है 1 की तरफ जाने का, तो 1 से अब हमको आगे चलना है, तो 2, फिर 3, फिर 4। अब 4 आ गया, अब क्या करना है, तो 4 से वापस बैक आना है इधर एक स्टेप, तो 3 2 1 0 पे आ चुके हैं। 0 से वापस हमको इधर जाना है, तो 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2। तो ये वैलेंसीज हो गई। अगर याद हो गई ना, तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत अच्छे से बना सकते हो। और फिर कुछ कंपाउंड हैं, इनकी भी वैलेंसीज आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं है ये सब रटने की, याद हो जाएगी धीरे धीरे। मैं बता दूंगा अभी कैसे याद करनी है वो भी। तो चलो अब अपन एक फार्मूला बनाते हैं कि कैसे बनेगा। तो बेसिक फार्मूला सबसे पहले आता है वाटर का, जो आपने सुना है कि H2O होता है। अब ये कैसे हुआ भाई, तो देखो H और O जो एलिमेंट काम आ रहे हैं ना इसमें, उसको अपन लेंगे। दूसरी चीज़ आप एक फोकस और करना कि जो भी एलिमेंट का नाम होगा ना, वो कैपिटल लेटर में होगा। और अगर लेटर 2 यूज हो रहे हैं, जैसे हीलियम में 2 यूज हो रहे हैं, तो दूसरा वाला जो लेटर होगा ना वो स्मॉल होगा। लिथियम में देखो दूसरा I आ रहा है, वो स्मॉल है। बेरिलियम में दूसरा देखो E आ रहा है, वो स्मॉल है। इस नियॉन में देखो कैपिटल लेटर है पहला, लेकिन दूसरा जो लेटर है ना वो स्मॉल में आ रहा है। यानी अगर किसी एलिमेंट का नाम 2 लेटर से शुरू होता है ना, तो दूसरा स्मॉल आएगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वाटर के अंदर H और O आता है। H की वैलेंसी देखो ढूंढो कहाँ है, ये हाइड्रोजन की 1 होती है, और ये सिंबल लिखे हुए डायरेक्ट ही मैंने,
और ऑक्सीजन की वैलेंसी देखो किधर है, ये 2, तो 1 और 2, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है उसके नीचे लिखो, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है उसके नीचे लिखो। फिर उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जो जैसा है वैसा लिखते जाओ। H के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन के नीचे 1 आ जाएगा, 1 जनरली हम लिखते नहीं है तो H2O लिखेंगे, बन गया आपका फॉर्मूला। अब हम 1 क्यों नहीं लिखते, तो देखो मैथ्स में आपके पास 1x आता है तो आप लिखते थोड़ी हो यार 1x, खाली x ही तो लिखते हो, 2x लिखना पड़ता है, 3x लिखना, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी देर है भाई हर जगह पे। जैसे 7 है, इसके पास 1 है, हाँ है, इंटू 1, अभी भी क्या हो जाएगा 7, तो 1 तो छुपा हुआ रहता है ना, तो 1 नहीं लिखते, अच्छा नहीं लगता। आगे देखो और फॉर्मूला बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है CO2, जो आप एक्सेल करते हो, सांस छोड़ते हो तब आपकी CO2 निकलती है। ये कैसे बना, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कहाँ पे है, ये रही कार्बन की वैलेंसी 4, और ऑक्सीजन की अब जो हो गई वो हुई, चेंज नहीं हो सकती। अब देखो इसमें सीखो कि अगर कट रहा है तो काटो, इसमें कट नहीं रहा था, इसमें कट रहा है तो काटो, तो 2 जा 4 और इधर 1 आ गया, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो C के नीचे 1, O के नीचे 2, 1 हम लिखते नहीं तो क्या बन गया, CO2 फार्मूला बन गया। अब अभी हमने जब एक रिएक्शन की थी, मैग्नीशियम को बर्न किया था, तो हमारे पास में MgO बना था। ये कैसे बना था इसको देखते हैं। Mg की वैलेंसी होती है 2, यहाँ से देख लेना, ये 2 रही, और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, तो ये ऑक्सीजन की उसके नीचे लिखनी होती है, लिख दिया। अब अगर कट रहा है तो काटो, पहले कट गया, 1 1 आ गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये भूलना नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसी मैंने क्रॉस लगा रखा है देखो। तो Mg के नीचे 1, O के नीचे भी 1, 1 हम लिखते नहीं है तो MgO बन गया। आगे देखो समझने वाली चीज़, कई बार हमारे पास में ये 3 फॉर्मूले हमको बहुत परेशान करते हैं कि क्लोरीन जब सोडियम के साथ आ रहा है तो 1 आ रहा है, क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ आ रहा है तो 2 आ रहा है, क्लोरीन एल्यूमिनियम के साथ आ रहा है तो 3 आ रहा है, ये कैसे होता है। तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो NaCl आ जाएगा, 1 लिखते नहीं है। Mg की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की 1 ही है, क्योंकि अब यहाँ एक ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो Cl के पास 3 पहुँच जाएगा, ये पहुँच गया यहाँ पे। तो ऐसे फॉर्मूला बनता है। दूसरी चीज़ अब समझने वाली एक इंपॉर्टेंट और है, यानी दूसरी चीज़ समझा रहा हूँ मैं, ढंग से समझना कि Mg के पास है ना, देखो 2 था, ये रहा 2, लेकिन Mg ने वो 2 किसको दे दिया, जिसके साथ रिएक्शन की उसको दे दिया। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई एलिमेंट है उसके पास, अगर उसके 2 एटम हैं या 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो एक्चुअली उसके नहीं है, वो तो एक्चुअली इसके थे, मैग्नीशियम। अब देखो LCl3 को देखो, 3 है ना क्लोरीन के पास चला गया, लेकिन 3 एक्चुअली था किसके पास में, एल्यूमिनियम के पास में था, है ना, क्योंकि 3 तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है, यहाँ से देखो एल्यूमिनियम की 3। समझ में आई बात आपको, यानी यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कोई एलिमेंट है ना तो उसकी वैलेंसी उसके पास कैसे गई। देखो यहाँ H2O को अगर हम बात करें ना तो H के नीचे 2 आ रहा है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये 2 है ना O की वजह से आया। क्यों आया, क्योंकि हमने तिरछा गुणा किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो उस वजह से आ गया। तो ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ किया हुआ है, उस वजह से आया है, ठीक है। तो अब ये जो कंपाउंड है ना हमारे पास में यहाँ पे, इनकी वैलेंसीज हमको याद नहीं करनी होती है, तो वो यहाँ से पता चल जाता है हमको फॉर्मूले से। कैसे, जैसे पहला देखो OH दे रखा है हमको, उसकी वैलेंसी 1 होती है, तो हम यहाँ पता लगा सकते हैं कि कुछ फॉर्मूले हैं जो हमको याद होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहाँ पे OH1 आ रहा है, OH1 आ रहा है, लेकिन यहाँ OH2 हो गया, तो आप बोलोगे सर OH की तो वैलेंसी चेंज हो गई। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ढंग से देखो, Na की वैलेंसी 1 होती है और OH की वैलेंसी 1 होती है, मल्टीप्लाई करो तो 1 1 आ जाएगा, इसलिए फॉर्मूला बन गया। इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो ऐसे ऐसे कर दिया। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, इसकी होती है 1, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, तो कैल्शियम वाला 2 उधर भागा है, कहने का मतलब ये इस पे बेस्ड था, ये मेन इस पे डिपेंड कर रहा था पहले वाले पे कि उसका क्रॉस कितना गया है। फिर दूसरे वाले का अगर वैलेंसी है तो वो उसके पास रहता। अगर OH की 2 होती तो वो OH पे नहीं लिखी जाती, वो कैल्शियम पे लिखी जाती। समझ में आ रही है बात आपको, वेरी गुड। तो बस ये सीखना है आपको, यहाँ से आप सारे फॉर्मूले बना लोगे और वो आपको बाद में ना वर्ड इक्वेशन देगा, ऐसे लिख देगा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ पे तो ये मैंने लिख दिया है केमिकल फार्मूला, वो आपको वर्ड इक्वेशन देगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब बनाओ फार्मूला, तो आपको ऐसे बनाना होता है, हर एक फार्मूला आपको ऐसे ही बनाना है, और उसके लिए आपको ये याद होनी चाहिए टेबल। इस टेबल की आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वापस चलते हैं बुक की तरफ। तो ये फार्मूला बनाना हमने सीख लिया है, आगे देखते हैं कि वो अब हमें क्या बोल रहा है। कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन है ना, वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर इक्वेशन अनबैलेंस है ना तो वो फिर हमारे काम की नहीं है, मज़ा नहीं आता उसमें। तो जो अनबैलेंस इक्वेशन है ना उसको हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। एक नंबर पे वो आपको पूछ सकता है कि जो अनबैलेंस इक्वेशन होती है ना उसका नाम क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो अब वो हमें अपना टॉपिक दे रहा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये ऐसा पहला क्वेश्चन आता है कि हम इसको बैलेंस करते क्यों हैं। तो आपने कंजर्वेशन ऑफ मास का एक लॉ पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ लो
कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास का ना तो विनाश हो सकता है और ना ही निर्माण हो सकता है। मास जो है वो है। कैसे है? जैसे देखो, आप बोलोगे कि सर कुर्सी का एक मास होता है, हमारी जो चेयर होती है वो 1 किलो की थी, हमने उसको जला दिया, वो तो सर कुछ भी नहीं बची ना, गायब हो गई ना। अरे नहीं, तो वो गैस तो बनी है ना, तो है ना, उस गैस को भी तो हम लोग तोल सकते हैं। जिस कंटेनर में डालेंगे वहाँ से उसको निकाल लेंगे हम लोग, पता लगा लेंगे वहाँ से भी। तो मास कहीं नहीं जाता है, बस वो चीज़ है। तो इसकी पहली डेफिनेशन देनी, वो आपसे पूछेगा कि बैलेंस क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशन। तो पहले तो ये लाइन लिखनी है आपको, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आपकी फर्स्ट डेफिनेशन ये हो गई कि दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन होता है? जो लेफ्ट साइड में होता है। और प्रोडक्ट कहाँ है? ये रहा। ये कहाँ होता है? राइट हैंड साइड में होते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, आगे देखो, अगर दूसरी डेफिनेशन देनी हो इन अदर वर्ड्स में, तो ये आपकी सेकंड डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। नंबर ऑफ एटम समझ रहे हो? जैसे देखो, एटम कितने हैं यहाँ पे? ऑक्सीजन के एटम है 2 लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर ऑक्सीजन का एटम है 1 जिसके नीचे कुछ नहीं। तो यानी इसका मतलब यहाँ तो 2 हो गया और यहाँ 1 हो गया। ये बैलेंस तो नहीं है। मैग्नीशियम यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 है। मैग्नीशियम तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं। इनको एटम बोलते हैं, ऑक्सीजन के नीचे एटम। अच्छा, कोई इनको मॉलिक्यूल्स भी बोलता है, बोल सकते हो। ठीक है, सीखेंगे उनको भी आगे, धीरे धीरे करेंगे। लेकिन तो आपके पास 2 डेफिनेशन है। ये लाइन तो आपको लिखनी ही है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। और फिर उसके बाद में आप ये डेफिनेशन दे सकते हो, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम। या फिर आपको ये देनी हो तो ये दे सकते हो 1 वाली, कि द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। इंडिगर नारगढ़ रजनी बाबा। ठीक है, कर दोगे आप। अब हम सीखेंगे कि बैलेंस करते कैसे हैं। तो अभी वापस हमारे पास में क्या आ रही है? वर्ड इक्वेशन आ रही है। ये रही वर्ड इक्वेशन। ऐसे वो आपको ऐसे देगा और आपको ऐसा फॉर्मूला बनाना है। फिर जिंक सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला बनाना है आपको। तो हमने ये बना दिया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स हैं ना, वो बोथ साइड कैसे हैं। ये हमारी लेफ्ट साइड है, एरो के बाद ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। समझ में आ गई बात? तो हम कंपेयर करते हैं। तो देखो, इसने कंपेयर किया है कि जिंक जो है ना वो इधर 1 है, तो इधर भी 1 है, तो 1 1। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 2 है, यानी बैलेंस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सल्फर को देखो, सल्फर 1 है यहाँ पे, ये 1, तो इधर भी 1 है, ये रहा। ऑक्सीजन देखो, इधर 4 है तो इधर भी 4 है। यानी ये केमिकल इक्वेशन ऐसे आपको डब्बा बनाना है और आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, इधर एलिमेंट के नाम होने चाहिए। ठीक है, तो ये अब बोल रहा है कि ये इक्वेशन जो है ना, ये बैलेंस्ड है। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जो बैलेंस नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? स्केलेटल बोलते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़ना है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब आपको बैलेंस करनी सिखा रहा है कि Fe + H2O, तो प्रोडक्ट बना ये और हाइड्रोजन। अब इसमें देख लेते हैं पहले कि Fe इधर तो है 1 और इधर है 3, ये रहा Fe। इसका मतलब बैलेंस नहीं है, यहाँ हमको दिख रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन इधर 4 आ गया, इधर ऑक्सीजन 1 ही है, ये बैलेंस नहीं है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे, तो इसके लिए कुछ रूल्स दे रखे हैं उसने। क्या क्या रूल्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला क्या बोल रहा है ये? टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉप बॉक्सेस। सबसे पहले आपका काम होता है आपको बॉक्स बनाने हैं। तो मैं बना देता हूँ और इसको बैलेंस भी साथ साथ में अपन करते जाएंगे। तो पहला रूल हमारा बोल रहा है कि बॉक्स बना दो। मैंने यही इक्वेशन लिखी है, मैं भी बैलेंस करता जाता हूँ। बॉक्स क्यों बना रहे हैं हम लोग? हमको ये जो बेसिक फार्मूला है ना, इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। जैसे ये वाटर का फार्मूला देखो, अगर हमारे पास में कुछ कम होगा ना, जैसे ऑक्सीजन देखो इधर 4 दिख रही है आपको, इधर 1 दिख रही है, तो आप क्या करोगे? H2O4 कर दोगे इधर नीचे, तो फार्मूला चेंज हो गया। भाई ये वाटर नहीं है और आपने इधर गलती से 2 लगा दिया तो ये फार्मूला चेंज हो गया। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया है आपका, ये वाटर नहीं रहा आपको। तो आपको इन सब के साथ छेड़खानी करनी नहीं है, इसलिए आपको बॉक्स बनाना है। तो फिर छेड़खानी करेंगे कहाँ पे? छेड़खानी करेंगे आगे, इधर कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आई बात आपको? तो हम बॉक्स बना देते हैं और फिर इस पर भी बॉक्स बना दिया हमने। फिर सेकंड काम हमारा होगा कि हमें नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो एलिमेंट के नाम लिख लेता हूं मैं, इधर Fe दे रखा है एक हमको, तो ये मैंने एलिमेंट्स के नाम लिख लिए और ये लेफ्ट हैंड साइड लिख दी, ये राइट हैंड साइड लिख दी जो एटम्स थे वो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रूल होगा ना, वो ये बोलता है कि इनमें से देखो सबसे ज़्यादा एटम है किसके पास में? ऑक्सीजन के पास में दिख रहे हैं। दिख रहा है ना ऑक्सीजन के पास में आपको कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है।
इसी के साथ छेड़खानी करनी। सबसे पहले जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होगा ना उसके साथ हम लोग छेड़खानी करेंगे। तो सबसे पहले इधर 4 है, हमको इधर भी 4 बनाना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो कैसे बना सकते हैं? मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई किससे करेंगे ये 4 बन जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। इस 4 के ऊपर गोला लगाओ और इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन को आप दे दो। तो हमने ऑक्सीजन की लेफ्ट हैंड साइड में देखते ना, तो हमें अकेली ऑक्सीजन तो नहीं मिलती, हमें एक वाटर का फॉर्मूला जरूर मिलता है। तो हम इसको यहाँ पे 4 दे देते हैं। आगे ढंग से समझना, जैसे ही आपने दिया इसको, तो ये एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है। यहाँ पे आपने दिया तो ऑक्सीजन के लिए था, लेकिन लड्डू कौन खा गया? फोकट में हाइड्रोजन खा चुका है। दिख रहा है आपको? क्योंकि ये हाइड्रोजन पे भी काम आ गया भाई। जैसे ये x + a है मानो, और इसमें अगर आपने गलती से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने खाली x को मल्टीप्लाई नहीं किया है या a को नहीं किया है, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया। इसको बोलते हैं ईगल मल्टीप्लाई। ये 2x + 2a हो जाएगा। ऐसे मत कर देना कि 2a + x हो गया, ये गलत है, ठीक है ना। या फिर 2x + a कर दिया हो, ये भी गलत है, ये अकेला राइट है। तो ये बात आपको याद रखनी है। जो इसने लड्डू खाए ना, कौन किसने खाए? फोकट में हाइड्रोजन ने। तो बच्चे पूछ देते, तो इस हाइड्रोजन को वापस कैलकुलेट करना है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? देखो 4 दूनी 8 हो गया। 8 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 8 हो गया ये हमारा। अब देखो मैं इसको सही करता हूँ कुछ। अब देखो क्या क्या हमारे पास में, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस नहीं है हाइड्रोजन और हमारा लेफ्ट और राइट साइड में। तो हमने कहा कि जो बड़ा होगा उसी को छेड़ेंगे अब, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, अब नहीं छेड़ना। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन में मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? 2 को, कि मेरा 8 आ जाए। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। इस 4 को मैं ऊपर गोला लगा देता हूँ। ये मुझे देना राइट हैंड साइड पे, और किसको देना? हाइड्रोजन को देना। ध्यान रखते जाना। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे दिया 4, तो मुझे पता चला कि अकेला ही हाइड्रोजन था। तो ये मेरे कहीं क्रिएट नहीं कर रहा, कोई लड्डू खाने फोकट में नहीं आ रहा है। बैठ गया यहाँ तक, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो इसको भी मैं 8 लिख देता हूँ। यहाँ तक हुआ बैलेंस। अब देखो 4 4 और 8 8। अब मेरा इधर एफ ही बचता है जिसके पास में बैलेंस नहीं है, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 3 बन जाए? तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 गोला लगाऊंगा। ये 3 जो है ना, मैं यहाँ ऊपर भेज दूंगा, इसलिए गोला लगाया था। तो 3Fe हो गया। अभी बोलो क्या हुआ? दोनों तरफ देखो, 3 3 8 8 4 4। तो ये जो इक्वेशन हुई है ना, अभी बैलेंस हो गई है। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये रूल लगाना है, आपको बॉक्सेस बनाने हैं, आपको उसके बाद एलिमेंट कैसे नाम लिखना है, और जो नंबर ऑफ एटम जिसके पास ज़्यादा है सबसे पहले उसी के साथ छेड़खानी शुरू करनी है। ये बैठा आपके। तो इस इक्वेशन का बैलेंस जो है ना, वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इसने ये देखो डब्बे बनाए हैं। डब्बे बनाने के बाद में इसने यहाँ पे नंबर्स ऑफ एटम्स लिख दिए हैं। ज़्यादा किसके पास में थे? ऑक्सीजन के पास में थे। तो इसने लिखा इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मैक्सिमम किसके पास में थे? ऑक्सीजन के पास में। तो इसने सबसे पहले छेड़खानी ऑक्सीजन के साथ की। देखो 4 से मल्टीप्लाई किया है इस साइड वाले को यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या बोला है कि अब आप खेलते जाओ इसको इसके साथ में। तो हम लोग खेलते गए। फिर ये एक बैलेंस हुआ, फिर 2 बैलेंस हुआ, फिर ये 3 बैलेंस हो गया, और ये फाइनली सारे बैलेंस्ड हो गए। तो ये हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल गई है। और क्या होना चाहिए? वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। बोथ साइड यानी कौन सी? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। बैठा यहाँ तक? ये कहलाती है दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। और ये जो हमने जो ट्रिक लगाई है ना, बैलेंसिंग करने का जो मेथड लगाया, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। इसका मतलब होता है ठोकने की ट्राई करो। ट्राई मतलब ट्राई करते जाओ और ठोकते जाओ। अगर ठुक जाता है तो अच्छी बात है, नहीं ठुका तो और ट्राई करते जाओ। तो हिट एंड ट्रायल ये आपके बुक का नाम है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लूँ। अगला देखो 7th स्टेप जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोल रहा है? राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। आपको फिजिकल स्टेट्स के सिंबल भी लिखने होते हैं। जैसे क्या होता है? फिजिकल स्टेट्स या तो गैस हो सकती है, या लिक्विड हो सकती है, या एक्वस हो सकती है, या सॉलिड हो सकती है। तो आपने तो 3 पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये एक्वस क्या है, इसको पढ़ते हैं। The word aqueous is written if the reactant or product is present as a solution in water. समझ में आई बात? कि चाहे रिएक्टेंट ये वाली साइड हो, चाहे ये प्रोडक्ट साइड हो, अगर कोई सॉल्यूशन है ना वाटर के अंदर, तो हम उसको एक्वस बोलते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ वाटर है, और मैंने थोड़ा सा इसके अंदर लेमन की ड्रॉप डाल दी, नींबू की 2 बूंदें डाल दी है, तो अब ये पानी तो नहीं रहा, ये तो हमको पता चल गया। तो ये क्या बन गया? एक्वस बन गया। कोई भी सॉल्यूशन होना चाहिए वाटर के अंदर, ठीक है ना, जो भी वाटर के अंदर होगा। शुगर सॉल्यूशन कह सकते हो। ये वाटर है और इसके अंदर मैंने शुगर डाल दी, ये लो, तो ये क्या बन गया? AQ बन गया। समझ में आई ना बात आपको? क्योंकि वो खाली वाटर नहीं है, खाली वाटर के लिए हम लिक्विड यूज कर रहे हैं। आगे देखो, अगर वाटर स्टीम फॉर्म में है ना, तो हमको G लगाना है सिंबल। आगे समझो इंपॉर्टेंट चीज और एक और, कि यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ए केमिकल रिएक्शन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैम। आपको ज़्यादा होशियार की नहीं लगानी है कि आप हर किसी पे लगाना चालू हो जाओ। जब तक वो नहीं पूछे आपको फिजिकल स्टेट नहीं बतानी होती, क्योंकि ये थोड़ी टफ हो जाती है बच्चों के लिए, कि उसको पता नहीं चलता कि
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो गैस है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, ठीक है ना। वाटर किस फॉर्म में लिया है यहाँ पे इस इक्वेशन में, सॉलिड लिया है, लिक्विड लिया है या गैस फॉर्म में लिया है। तो ऐसे जब वो आपको पूछेगा ना तभी बताना, जनरली ये पूछता भी नहीं है, चिंता मत करो। आगे देखो, समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एटसेट्रा फॉर रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। ये जो एरो है ना, इसके अबव में लिखना होता है या इसके बिलो में लिखना होता है। तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है, टेम्परेचर अगर कोई लिया है इसने कितने पे लिया है, प्रेशर कितने पे लिया है, या कैटलिस्ट क्या क्या यूज़ किया। तो यहाँ पे देखो इसने लिखा है 340 एटम, तो ये है एटमोस्फियरिक प्रेशर, इसका पूरा मतलब होता है एटमोस्फियरिक प्रेशर। आगे यहाँ पे इसने लिखा है ही, तो एटीएम का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट उसने लिखा है कि अगर किसी को टेम्परेचर की ज़रूरत है या किसी को लाइट की ज़रूरत है तो इसने लिख दिया ऊपर सनलाइट, और नीचे भी और ज़रूरत थी एक और की तो उसने लिख दिया क्लोरोफिल। तो एरो के ऊपर नीचे लिखना होता है हमको। तो अब हम कुछ इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन सॉल्व करना इतना आसान काम नहीं है, कई बार है ना टफ इक्वेशन आती है। मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं, मैं उनको सॉल्व करूंगा, उसके बाद आपको मजाक लगेगा। कोई भी इक्वेशन, आपकी सारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। वो फॉर्मूला 100% पे काम करता है, उसको शुरू करते हैं। तो देखो ये इक्वेशंस हैं, इनको आप सॉल्व करके खुद से प्रैक्टिस करके देखना, आपको बहुत जोर आएगा और हो सकता है आप अटक भी जाओ, आपसे होगी भी नहीं। लेकिन इन 3 को जब आप सीख लोगे ना, आपके पास सारी मिलियंस ऑफ इक्वेशंस अगर आ गई ना, तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो इसमें क्या क्या एक्चुअली में यूज़ होते हैं फॉर्मूले या क्या ट्रिक होती है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन इसी को सॉल्व करते हैं, K+H2O को। तो पहला काम हमारा क्या होता है, बॉक्स बना दो। तो हमने बॉक्स बना दी है, बनाना ज़रूर बॉक्स। नेक्स्ट काम होता है हमारा एलिमेंट के नाम लिख दो, कौन कौन से एलिमेंट यूज़ हुए हैं। तो एक K है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। लेफ्ट साइड में कितना है, ये लेफ्ट साइड होती है, ये राइट साइड होती है। अब देखो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एक तो 2 तो ये रही और प्लस एक हाइड्रोजन ये रही, तो 2 + 1 मिलके कितना हो गया, 3 हो गया। यानी प्रोडक्ट देखो 2 बन रहा है यहाँ पे, एक प्रोडक्ट ये बना, एक प्रोडक्ट ये बना। लेकिन प्रोडक्ट में अगर हाइड्रोजन है तो अपन उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो मैंने ऐड कर दी। और ऑक्सीजन, अच्छा ये जब लिखो ना तो ऐसे नहीं कि मुंह फाड़ के बैठे हो, दांत मत फाड़ने लग जाना। अगर इधर हाइड्रोजन लिखा है तो हाइड्रोजन के ही लिखना। कई बार बच्चे क्या हाइड्रोजन तो इधर लिख देते हैं, लेकिन गिनती ऑक्सीजन वाले की कर लेते हैं कि ऑक्सीजन तो इधर 1 है तो ये 1 लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये गलती मत करना है। अब देखो हमारे पास में क्या आ रहा है, अगर हमारे पास में कोई ऐसा सिस्टम आ जाए कि ये तो इवन ऑड का फॉर्मूला चल गया यहाँ पे, तो हमें इसको टच नहीं करना होता, छेड़ना भी मत इसको। समझ में आ रही बात कि इसको ना तो मैं 3 बना सकता हूँ ना मैं इसको 2 बना सकता हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि मुझे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अपन ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो इसको अपन को टच भी नहीं करना है, इस पर क्रॉस लगा दो। अब हमारे पास में जो ऑलरेडी बैलेंस है ना, कौन है, एक तो K है एक O है, तो उसी को हमको टच करना है। यहाँ तक बैठा, इसको लिखते जाना आप कॉपी के अंदर कि ऐसा ऑड इवन आ जाए ना तो उसको टच नहीं करना। तो ऑलरेडी जो बैलेंस है उसको टच करना है। उसमें से आप किसी को भी टच कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने अपनी मर्जी से टच कर लिया, ऑक्सीजन को टच कर लेता हूँ। मेरे को ऑक्सीजन अच्छी लगती है क्योंकि ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में हमें काम आती है। वो ज़्यादा तो वैसे नाइट्रोजन है लेकिन वो है नहीं पे। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपनी मर्जी से 2 से। बोलो कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे ईजी वही है। तो मैंने ऑक्सीजन दिया है लेफ्ट हैंड साइड में कितना, 2। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 2। बोलो यहाँ कोई प्रॉब्लम है। अब जैसे मैंने ऑक्सीजन को दिया लेकिन लड्डू कौन खा गया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के वापस काउंट करो, ये बच्चे भूल जाते हैं काउंट करना, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट रखना। तो हाइड्रोजन मेरा हो गया 2 × 2 = 4 और ऑक्सीजन हो गया मेरा अभी 2। बोलो अब अपन बैलेंस कर सकते हैं किसको, ऑक्सीजन को। इधर की तरफ से छेड़ेंगे अपन। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, 2। तो इस 2 को मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए लगाता हूँ। तो मुझे पता चलता है यार ऑक्सीजन के लिए लगाया लेकिन K भी मजे ले गया, H भी मजे ले गया। तो K को काउंट करो तो K कितना हो गया, 2। और H कितना हो गया, तो देखो यहाँ पे तो है 2 और प्लस ये 2 K के लिए भी है, ये 2 O के लिए भी है, ये 2 H के लिए भी है। तो यानी यहाँ भी एक 2 और है H के लिए। तो 2 2 मिलके कितना हो गया बेटे, 4 हो गया। तो यहाँ पे कितना लिख दोगे, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक। देखो ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया ना हाइड्रोजन। ऐसे चलता है खेल। आगे देखो राइट हैंड साइड में K के लिए हमारे पास में 2 है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है। तो मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे करोगे, 5 से करोगे ना, तभी आएगा ना। कर देना 5 से। तो ये रहा 5 से कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। अब 2 से होगा तो ये क्या हो गया, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। कितना इजी था। लेकिन इसमें आपको रूल नंबर इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ऑड इवन आ जाए तो हमें उसको टच भी नहीं करना और उसके बाद आप खेलते जाओ। हो गया ये बैलेंस यहाँ पे। वरना अगर आप इसको गलती से छेड़ लेते हो तो आपके सामने बैलेंस भी नहीं होता। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड रिएक्शन हमारे पास में है ये वाला। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद करना है। कैसे कि कार्बन भी 6 होते हैं, ऑक्सीजन भी 6 होता है, हाइड्रोजन बीच में 12 आ जाता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो क्या बना रहता है, CO2 और वाटर। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये इक्वेशन मैंने लिख ली है और इस पर मैं बॉक्सेस लगा देता हूँ। ये फॉर्मूला ग्लूकोज का है, नीचे लिख लेना। ये मेरा पहला काम हो गया। दूसरा काम मेरा क्या है, एलिमेंट के नाम लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कितना है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज हो रहा है। कार्बन देखो इधर कितना है 6, इधर कितना है 1, हाइड्रोजन गिन रहा हूँ मैं तो 12 है इधर, इधर कितना है 2, ऑक्सीजन देखो 6 तो ये हो गया और प्लस 2 ये हो गया। जोड़ना तो पड़ेगा ना भाई, आपके पास 2 पॉकेट है, अलग अलग में पैसे पड़े तो क्या पैसे टोटल जब जोड़ रहे हो तो आप जोड़ोगे नहीं क्या, एक पॉकेट से थोड़ी लोगे, दोनों से लोगे ना। पैंट की पॉकेट में 8, इधर देखो 1 प्लस 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 3, लिख दो यहाँ पे, हो गया। इस केस में क्या करते हैं, ढंग से सुन लेना कि इतना बड़ा जो कंपाउंड है ना आपको, ये जो दिख रहा है ग्लूकोज वाला, इसको कभी टच नहीं करना है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। चले आगे, रूल ये है इस इक्वेशंस के लिए, ऐसी बड़ी अगर कंपाउंड आ जाए तो उसको टच नहीं करना, क्योंकि गलती से अगर आपने यहाँ पे 5 लगा दिया, 4 लगा दिया या 3 लगा दिया ना, तो हाइड्रोजन तो 48 के आसपास पहुँच जाएगा, सॉरी 36 पहुँच जाएगा। 4 लगा दिया तो 48, बस फिर बैलेंस ही नहीं होगा। तो सबसे पहले अब हमको जो दे रखा हम वैसे बैलेंस करते जाते हैं। हमने कहा कि सबसे ज़्यादा एटम्स जिसमें होते हैं पहले उसको टच करते हैं। तो हाइड्रोजन में हमको 12 दिख रहे हैं एक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमको 2 दिख रहे हैं। तो हम इसको छेड़ते हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 12 बन जाए, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 के ऊपर गोला लगा देंगे। हमने कहा दिया राइट हैंड साइड में, किसको दे रहे हैं, हाइड्रोजन को दे रहे हैं। हाइड्रोजन का है ये रही राइट हैंड साइड में, कितना देना है 6 देना है। जैसे ही हमने हाइड्रोजन को दिया, मजे कौन ले गया, ऑक्सीजन ले गया। ऑक्सीजन को वापस काउंट करो यहाँ पे, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, तो हो गया 6 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, तो कितना हो गया 8, तो ये 8 हमने यहाँ लगा दिया, ये तो बैलेंस हो गया, खेल खत्म इसका तो। और ये भी बैलेंस हो गया, 12 आ गया। ठीक है, अब बचा कौन, उसको बैलेंस करो, कार्बन को। इधर कार्बन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस पर गोला लगाएंगे। जैसे ही हमने कार्बन पे यहाँ 6 लगाया तो पता चला कि देखो कंपाउंड है, इसलिए मैं देखती हमेशा मेरा फोकस क्या रहता है कि मुझे अकेले को देना होता है, लेकिन मजा कोई दूसरा ले जाए उस पर मुझे वापस काउंट करना होता है। मैंने जैसे ही कार्बन को 6 दिया, मजा कौन लेगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 2 जा 12, तो ये हो गया, मल्टीप्लाई करना होता है 6 2 जा 12 इनको, और प्लस का साइन ये है और प्लस 6 ऑक्सीजन ये है, तो 12 और 6 कितना हो गया मिलके 18 ऑक्सीजन हो गया। तो ये 18 हो गया और बाकी सब बैलेंस हो गया, फिर मामला गड़बड़ हो गया। अभी देखो क्या होगा, अब बैलेंस कौन सी साइड नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस नहीं है, राइट हैंड साइड तो ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड गड़बड़ कर रहा है, 6 आ रही है, ये तो ये कौन नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको फोकस करो। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पा रही है। क्या कहीं ऑक्सीजन अकेली दिख रही है आपको, हाँ दिख रही है, कहाँ पे, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड में। बस हमें अकेले को ही ढूंढना है और उसको है ना पकड़ के साइड में ले जाकर फोड़ना है उसको। तो कैसे फोड़ेंगे देखना भी, अगर मैं अपनी मर्जी से इसके आगे 2 लगा दूं तो क्या ऑक्सीजन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो ये देखो, ये तो हो गया 6 और ये हो गया 4, तो 6 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी ये नहीं बैठा क्योंकि इधर 18 आ रहा है, तो हमें 18 चाहिए, तो 2 नहीं बैठा। 3 से करके देखता हूँ, 3 2 जा 6 नहीं बैठा। 4 से करके देखता हूँ, 4 2 जा 8 और प्लस 6 8 से 14 होता है, ये भी नहीं बैठ रहा। 5 करके देखता हूँ, 5 दूनी 10 और प्लस 6 ये वाला 10 6 16, अभी भी नहीं बैठ रहा। 6 से करके देखता हूँ तो 6 दूनी 12 और प्लस 6 18 आ गया। अकेले को छेड़ना होता है बस। सेकंड जो रिएक्शन है ना, इसमें आपने क्या सीखा कि बड़ा जो कोई कंपाउंड है उसको टच नहीं करना है, और अकेला अगर कोई दिख रहा है तो उसके साथ लास्ट में खेलना है, उसके साथ में तभी कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे। ऐसी इक्वेशन एक और आएगी जो एथेनॉल के साथ में होगी, तो वो आगे चैप्टर में है, जब उसको सॉल्व करोगे ना तब यही वाली ट्रिक लगाना कि इस बड़े वाले कंपाउंड को टच नहीं करना है, और अकेला कंपाउंड जो होता है, क्यों जब इसको टच नहीं करना, हमने ये रूल बता दिया, तो फिर इसी को टच करेंगे ना अकेले को। ठीक है, थर्ड करते हैं ये वाली। अब ये देखो, ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास में है, इसके ऊपर डब्बे बनाओ। बॉक्स क्यों बनाते हैं, ताकि फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एलिमेंट के नाम लिख दो जो भी हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में। ऑक्सीजन देखो कितना है, इधर 3 और प्लस 1 तो 4 हो गया, और इधर कितना है 2 है, तो ये आ गया। इसमें बैलेंस कौन कौन सा है उस पर मारो कि ये वाला बैलेंस है और ये 2 बैलेंस नहीं है, Fe और O। अब इनमें से भी एटम ज़्यादा किसके पास है, ऑक्सीजन के पास ज़्यादा एटम है। कितने हैं, 4 हैं। तो पहले इसको टच करेंगे, कहने का मतलब था इस लाइन को टच करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें इसको 4 कैसे बनाएंगे, इस 2 को, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दे मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, गोला लगाया। किस पे लगाना है, O पे। कहाँ पे लगाना है, राइट हैंड साइड पे। तो ये लगाया, जैसे ही O पे राइट हैंड साइड पे लगाया तो मुझे पता चली तो कंपाउंड था यार, फोकट में मुझे कौन ले गया, कार्बन। उसको लिखो, कितना हो गया, कार्बन हो गया 2। ये बैठ गया यहाँ तक, नीचे 4 4 लिख दिया मैंने, कुछ भी नहीं किया, मल्टीप्लाई किया था, और बाकी है। अब इनमें से दोनों बराबर हैं तो किसी को भी छेड़ सकते हो आप, अपनी मर्जी है। ठीक, तो इसको छेड़ा, 2 से मल्टीप्लाई किया, किसको, कार्बन को लेफ्ट हैंड साइड में, तो कार्बन को दिया, तो ऑक्सीजन बढ़ गया, कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया, ये 5 हो गया। फिर गड़बड़ हो गया, नीचे ऑक्सीजन। अब इसको इधर 2 दिया बैलेंस करने के लिए,
तो पता चला ये 2 दे दिया, तो ये तो बैलेंस हो गई, लेकिन ये गड़बड़ हो गई वापस। समझ में आ रही बात आपको? ये इवन ऑड बन गया। अब इवन ऑड में अपन ने क्या कहा था कि वापस उसी को छेड़ना जो बैलेंस होती है, इसको कभी नहीं छेड़ना। फर्स्ट वाली रिएक्शन में अपन ने बात की थी जब अपन ने KOH वाली रिएक्शन की थी, याद आ रहा है? तो इनमें से इन दोनों को टच करना है, इसको टच नहीं करना। फिर अपन टच करेंगे ना, तो ये क्या करना, आपका माथा खाती जाएगी इक्वेशन। क्या करती जाएगी? माथा खाती जाएगी, और आपसे सॉल्व भी नहीं होगी। अगर ऐसा लेंथी प्रोसेस हो रहा है ना कि आप बैलेंस करने की सोच रहे हो, लेकिन ये तो आगे बढ़ता जा रहा है, इधर फिर 2 की जगह 3 आ जाएगा, थोड़ी देर बाद में इधर 7 आ जाएगा, ये तो बैलेंस ही नहीं हो रही यार। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, पहले आप करके देखना, फिर आपको ये लंबा प्रोसेस खिंचवाएगा। जैसे ही आपको ये लंबा प्रोसेस खिंचवाएगा, आपके दिमाग में बहुत अच्छे से आ जाएगा कि अब हमको सर ने जो रूल बताया था वो रूल हमको अप्लाई करना है। और वो रूल क्या कहता है कि जब आप करोगे तो आपकी दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप इनमें से बड़े एलिमेंट को तो, कंपाउंड को तो छेड़ना ही नहीं है। बाकी जो बचा ना, कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, तो ये एलिमेंट है, इसका मतलब इसको भी नहीं छेड़ना, बड़े कंपाउंड को नहीं छेड़ना और एलिमेंट को नहीं छेड़ना। उसके बाद छोटा कंपाउंड ये रहा, छोटा कंपाउंड ये रहा। कैसे पता चला कंपाउंड? क्योंकि 2 और मोर एलिमेंट्स आर जॉइंट टुगेदर इन अ फिक्स्ड केमिकल रेशियो कॉल्ड कंपाउंड। इसमें आपको ना ऑड नंबर देना है। क्या देना है? ऑड नंबर यूज करना है। अब चाहे इसको दे दो, चाहे इसको दे दो। मेरी मर्जी है, मैंने इसको 3 दे दिया अपनी मर्जी से एक बार। अब अगर कोई इसको 3 देना चाहे ना तो दे सकता है। और नंबर कौन सा देना है? याद रखना, ऑड नंबर देना है। कब देना है? जब आप ऐसी रिएक्शन को सॉल्व करोगे ना, तो ये आपको लंबा लंबा खींचती जाएगी, आपसे सॉल्व भी नहीं होगी। उस टाइम पे आपका एकदम से दिमाग में अटैक होना चाहिए कि यार सर ने बताया था कि कोई भी जो कंपाउंड होगा ना, छोटा कंपाउंड, उसको ऑड नंबर देना है। आप इसको भी 3 दे सकते थे, या आपने उसको दे दिया, मैंने उसको दे दिया, आप इसको दे के देखना, आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब आप एलिमेंट के नंबर लिखते जाओ, जितने एलिमेंट हैं, जितने एटम हैं उसके। तो इधर पता चला Fe है 2, और ऑक्सीजन देखो कितना, इधर तो हो गया 3, और 3 ऑक्सीजन, ये तो ऑक्सीजन हो गया 6। कार्बन कितना हो गया? इधर 3 हो गया। इधर देखो Fe1, कार्बन कितना हो गया? 1, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। ये बैठ गई बात आपको। अब सबसे हमने कहा है कि जो बड़ा जिसके पास में एटम ज़्यादा होते हैं उसको टच करते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन के पास में 6 हैं, तो इसमें इस लाइन को टच करेंगे, इसको, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 बन जाएगा। ये 3 कहाँ लगाना है हमको? राइट हैंड साइड पे। किसके लिए लगाना है? ऑक्सीजन के लिए। जैसे ही लगाया तो पता चला कार्बन मजे ले गया, तो कार्बन कितना हो जाएगा यहाँ पे? ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 हो गया। वापस उसको काउंट जरूर करना बेटा। जैसे ये लगाया तो ऑक्सीजन के लिए था 3, लेकिन ये 3 फायदा किसको दे गया? कार्बन को भी दे गया। तो कार्बन को वापस मैंने ऐड किया है, पहले यहाँ कार्बन 1 ही था। यहाँ तक हो गया, बहुत इजी। देखो 3 3 6 6 हो गया। और Fe देखो इधर 2 है, तो इधर Fe अकेला ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो खाली Fe के पास ही जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। तो ये भी बैलेंस हो गई। बहुत ईजी है कि नहीं, ये बताओ मुझे। देखो मैंने कहा था ना, आप 3 चाहे यहाँ लगा दो, तो देखो यहाँ भी 3 आ ही रहा है, आ रहा है ना। मैंने यहाँ 3 लगाया था, आप यहाँ भी 3 लगा सकते हैं, तो यहाँ 3 आ जाता। समझ में आई बात आपको? ये 3 रिएक्शन, अब इनमें क्या क्या फॉर्मूले यूज हुए हैं वो मैंने बोल दिए हैं। इसके अंदर आपको ऑड नंबर यूज करना है किसी भी कंपाउंड के लिए, लेकिन कंपाउंड कौन सा होना चाहिए? स्मॉल कंपाउंड होना चाहिए। ये रूल इसके लिए हो गया, इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना। ये रूल लिख लो, कि इसको लिख लो कि ये रूल है। सेकंड वाले में हमें क्या करना था कि बड़े कंपाउंड के साथ छेड़खानी नहीं करनी थी, जो सबसे बड़ा कंपाउंड होता है। उसके बाद छोटे वाले के साथ में आप खेलो जितना खेल सकते हो। तो हम अकेले के साथ खेल रहे थे ऑक्सीजन के साथ में। फर्स्ट वाले के साथ में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब इवन ऑड आ जाए ना, गड़बड़ इवन ऑड, तो उसको टच नहीं करना है। जो ऑलरेडी बैलेंस है ना, उन्हीं के साथ खेलना है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से सीखोगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वापस बुक पे। तो ये इक्वेशन हमने बैलेंस कर ली, और इसके साथ हमने बहुत सारी इक्वेशन भी बैलेंस करनी सीख ली है। आगे अब हम देखते हैं कि हमने फिजिकल स्टेट भी लिख ली है, और टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब भी लिख लिया है। आगे हमारे पास में आते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? तो देखो बेटा, इस पहले क्वेश्चन का आंसर आपको ये रहा लिखा हुआ, मैंने लिखा, इतना ही लिखना है। क्या लिखना है? मैग्नीशियम गेट्स कवर्ड विद अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को जलाने से पहले सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है? उसका क्वेश्चन ये था कि भाई रब क्यों करना है। तो हमने ये बोला कि हमारा मैग्नीशियम अगर बाहर पड़ा ना तो उस पर रस्ट लग जाती है। तो ये एक्चुअली मैग्नीशियम नहीं है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया भाई, इस पर ऑक्सीजन रस्ट लग गई। हमें इसको मैग्नीशियम चाहिए, ऐसी वाली चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सैंड पेपर से इसको रब करेंगे ना तो हमको ये मैग्नीशियम मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। और हमको जलाना ये है, पता लगा हम तो इसको जलाने बैठ गए, इसलिए सैंड पेपर से रब करते हैं। When kept in air for a long time, hence it is to be cleaned by sandpaper so that it can be burnt easily. When cleaned with sandpaper, its impurities are removed and the surface becomes rough, due to which we get pure magnesium. बैठ गया, इतना ही लिखना है आपको। सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो पहले तो ये जो वर्ड इक्वेशन है ना, इसको बनाओ आप तो पहले फॉर्मूले के हिसाब से, और फिर बाद में इसको बैलेंस भी करो। अच्छा, सारी इक्वेशंस आपको बैलेंस करनी है। अगर मैंने सब कर रखी है और अगर मैं भूल गया हूँ तो आपको उसको बैलेंस करना है। पैनिक नहीं क्रिएट करना है, क्या लो सर आप भूल गए, नहीं।
मैं अगर कहीं भूल भी जाऊँ तो आपको बैलेंस करनी है, ये तो पहला रूल है, ठीक है। चलो हाइड्रोजन देखते हैं, H2 होता है, क्लोरीन Cl2 होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना तो HCl बन गया, और इसको बैलेंस कर दी तो ये रहा बैरियम क्लोराइड। अब ये फॉर्मूला कैसे बनाना है बैरियम क्लोराइड का, तो देखो बैरियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, इधर उधर क्लिक किया तो हमको क्या मिल गया BaCl2, बोलो कर लोगे, ऐसे बनाना होता है सर। आगे देखो ये इतना बड़ा नाम आ रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट का, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, ये हमको पता है, और सल्फेट होता है SO4, इसकी वैलेंसी होती है 2। जब इधर उधर क्लिक किया तो पूरा ये 3 है ना, इस पे जाके, क्योंकि ये कंपाउंड है, ध्यान रखना इसलिए ब्रैकेट पे 3 लग जाता है, अकेले पे सल्फर के नीचे 3 मत लगा देना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा Al2SO4 का थ्राइस, ये रहा, और यहाँ से फिर जब रिएक्शन हुई तो ये बना। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है वो अपन आगे बात करेंगे, उसने बहुत अच्छे से बता रखा अपन को कि प्रोडक्ट यही क्यों बना। सोडियम प्लस वाटर लिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये देखो NaOH, और OH यहाँ पे क्या है कंपाउंड जिसकी वैलेंसी अपन ने कहा था 1 होती है, और सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर उधर हो गया और हाइड्रोजन बन गया, तो ये मैंने लिख दिया। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स लिखना है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो पहला है बैरियम क्लोराइड बनाना है आपको, ये बना दिया, सोडियम सल्फेट बनाना है, ये बना दिया। यानी देखो ये Na के नीचे जो 2 आ रहा है ना, वो एक्चुअली में 2 Na का नहीं है, वो सल्फेट का है, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, हम समझ गए है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सल्फेट की वैलेंसी कहीं ना कहीं 2 रही होगी, तो वो उसने एल्यूमिनियम को ट्रांसफर कर दी, है ना, एल्यूमिनियम की 3 जो एल्यूमिनियम ने उसको दे दी। तो ये छोटी छोटी बारीक चीज़ें, और फिर ये भी AQ होता है, NaCl जो होता है ना वो भी AQ होता है, और BaSO4 ये सॉलिड में आ गया है। अगला रिएक्शन हमारा ये हो गया, तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए, और बैलेंस इक्वेशन देख लेना, ये शायद लास्ट वाली बैलेंस, इसलिए मैंने इसमें बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ी अपन को, है ना, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए, उसके आगे कुछ है नहीं, आपको चलते हैं। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन हुए, और इसके बाद अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या। तो इसने लिखा एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, यानी पहली चीज़ तो ब्रेक होंगे बॉन्ड्स, या दूसरी चीज़ बॉन्ड नए बनेंगे बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेज। न्यू सब्सटेंस बनाने के लिए या तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं या फिर बॉन्ड नए बनते हैं, मेक होते हैं। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स इन चैप्टर्स 3 and 4। आप आगे पढ़ोगे इसको, ठीक है ना, चिंता मत करो कि बॉन्ड कैसे बने हैं या कैसे बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो पहला आता है इसके अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब किसी चीज़ का जोड़ होना, यानी A + B जुड़ेंगे ना तो AB प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी रिएक्टेंट कितने हैं 2, प्रोडक्ट कितना बना 1। कैसे लिखोगे, व्हेन 2 or more रिएक्टेंट्स आर देयर। 2 भी हो सकते हैं और मोर भी हो सकते हैं, एंड ओनली 1 प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये डेफिनेशन, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more रिएक्टेंट इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे भी और इसकी डेफिनेशन मिलेगी, वो जो पिंक पेज होता है ना लास्ट का चैप्टर का, उसमें आपको जो डेफिनेशन मिल रही है ना वो भी आप याद कर सकते हो और वो लिख सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सिनॉप्सिस होता है वो। तो अब देखो हो क्या रहा है इसके अंदर में, हमने बोला कि कॉम्बिनेशन के अंदर कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो एक कंपाउंड ये रहा, एक कंपाउंड ये रहा, और कंपाउंड का एलिमेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 2 हो रहे हैं रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट कितना बन रहा है 1 बन रहा है। ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, समझ में आ गई। आगे देखो, अब देखो जो 2023 का एग्जाम पेपर लिखेगा ना जो बच्चा, उसके लिए येलो वाला ये जो है ना डू यू नो, ये मना कर रखा है कि ये नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शंस आगे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में पूछ ही लेते हैं। देखते हैं इसको क्या बोला, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम क्या होता है, पहले आओ उसको देखते हैं। ये जो बना ना यहाँ पे कंपाउंड, ये स्लैग्ड लाइम होता है, और क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड भी है और इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से नाम याद रखना। तो कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम, यानी ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन 1.13 इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। दीवारों को पुताई करने के काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, इसका नाम स्लैग्ड लाइम भी है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये CO2 हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी है, तो उससे ये रिएक्ट कर लेता है टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या बन जाता है, कार्बोनेट बन जाता है। जो भी CO3 होते हैं ना वो कार्बोनेट कहलाते हैं, और जो भी HCO3 होते हैं ना वो हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट भी कहलाते हैं। लिख लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। 2 नाम हो गए इसके, इसका एक ही नाम है। और जब भी कार्बोनेट टूटता है ना तो एक चीज़ ध्यान रखना, CO2 गैस जरूर निकलती है, तो एक O बच जाता है। अब इन दोनों में देखो फर्क किसका आ रहा है, एक O का फर्क आ रहा है। तो वो जो O होगा ना कहीं, वो हाइड्रोजन से जुड़ के वाटर बना लेगा। ये ध्यान रखना, कार्बोनेट जब भी ब्रेक होगा तो CO2 गैस निकलेगी। CO2 में एक O अब कम हो गया है, क्योंकि कार्बोनेट में 3 था O, तो एक जो O होगा ना वो घूमता फिरता कहीं ना कहीं हाइड्रोजन से
पानी बना लेगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग। अब देखो आपने जो दीवारों की पुताई की थी ना, वो आपने क्या था, एक पाउडर लिया था और हमारे एनवायरनमेंट में CO2 थी, इन दोनों ने क्या रिएक्शन की तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। और ये क्या होता है, एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। लाइमस्टोन का फॉर्मूला भी यही होता है और मार्बल का फॉर्मूला भी ये होता है। इसका मतलब आपने जो पुताई की है ना, वो पुताई नहीं की है व्हाइट वॉश, वो 2-3 दिन बाद आपको ऐसा लगेगा आपने घर पे मार्बल लगवा दिया बाहर, ठीक है ना, पूरा व्हाइट हो जाएगा एकदम और लेयर बन जाएगी उसकी पूरी, ठीक है। ध्यान रखना इस इक्वेशंस को, ये इक्वेशन जनरली पूछी जाती है। आगे देखो, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल ये रहा C+O2 CO2। इसमें आपको एक ही ध्यान रखना है, पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सिंगल प्रोडक्ट बनता है और 2 और मोर रिएक्टेंट्स आर देयर। आगे इसकी डेफिनेशन अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़नी हो सिंपल लैंग्वेज, दूसरी डेफिनेशन तो लिखा व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस, अब सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। और दूसरी वाटर वाली याद कर लेना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड होके वाटर बन जाता है और बैलेंस आपको करके रखनी है। आगे देखो, हमने कोई एक एक्टिविटी की थी 1.4, वी ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म्स। रिएक्शन का जो मिक्सचर था ना वो वार्म हो गया। और कहाँ थी एक्टिविटी 1.4, देख लेते हैं, ये रही एक्टिविटी 1.4। इसमें क्या बोल रहा था कि कैल्शियम ऑक्साइड लो, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, अब इसके अंदर वाटर डालो, तो टच द बीकर, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि टेम्परेचर में चेंज हो या स्टेट में चेंज हो या कलर में चेंज हो या इवोल्यूशन ऑफ एन गैस हो तो हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो इसके देखो ये टच करके देख रहा तो इसको पता चल रहा कि टेम्परेचर में यस कोई ना कोई चेंज हुआ है, तो हमारा आंसर होगा यस। तो वही इसने यहाँ पे बोला है कि इस एक्टिविटी में जब आपने देखा तो हीट इवॉल्व थी क्या इसमें, तो दिस मेक दिस रिएक्शन मिक्सचर वार्म, गर्म हो जाता है, यानी टेम्परेचर कहीं ना कहीं इसका इंक्रीज हुआ है। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ गई। सेकंड कहने का मतलब कॉम्बिनेशन का ही पार्ट है, लेकिन एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि हीट और इन्वॉल्व हो जाती है। डेफिनेशन यही है, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स आर देयर और सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद द हीट, ये रहा, विच हीट इज रिलीज्ड। तब इस इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है, तो एक्सोथर्मिक के और एग्जाम्पल्स देख लो क्या क्या दे रखे हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये होता है मीथेन, CNG भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हमने कहा था किसी को भी जलाएंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 निकलती है और वाटर निकलता है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन जो हम करते हैं, ठीक है ना, रेस्पायर, तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है CBSE में, उनका फेवरेट क्वेश्चन है CBSE वालों का। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, ये सब मिल जाएगा अपन को, ठीक है ना। हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट, और वो एनर्जी हमको फूड से मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जब देखो ये ग्लूकोज है, अब ये ग्लूकोज तो बन गया हमारी बॉडी में, है ना। अब हमको बाहर से एक ऑक्सीजन भी तो लेते रहते हैं ना हम लोग, रेस्पायर के चक्कर में लेते हैं कि नहीं लेते ऑक्सीजन, तो वो क्या करता है, इस ग्लूकोज को और आगे ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है और क्या बना देता है, CO2 जो हम रिलीज कर देते हैं और हमारी बॉडी के अंदर देखो वाटर बन जाता है और हमको एनर्जी मिलती है। तो हीट हो या एनर्जी हो, ये सब एक ही चीज़ है, क्योंकि उनकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, या वर्क डन हो, इन सब की एनर्जी यूनिट क्या होती है, जूल होती है तीनों की। तो हीट आ जाए, एनर्जी आ जाए, हीट की जगह थर्मल नाम आ जाए, ठीक है ना। थर्मल मीन्स भी क्या होता है, हीट ही होता है। आगे देखो क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। जो भी आप खाते हो ना, राइस खा लिया, पोटैटोज खा लिया, आलू, ब्रेड खा ली, इन सब के अंदर रोटी खा ली, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दीज कार्ब्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं और क्या बनते हैं, ग्लूकोज बनता है हमारी बॉडी के अंदर। दीज ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन, अब ये ग्लूकोज बन गया, अब ये ग्लूकोज को और बाहर से ऑक्सीजन और चाहिए, ठीक है, विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी की जो सेल है उसको चाहिए, एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन रिएक्शन, दिस प्रोसेस विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। तो ये रिएक्शन आपको लर्न होनी चाहिए, और मैंने इसको बैलेंस करनी सिखाई थी, तब आपको रूल बताया था कि ये बड़ा कंपाउंड है, इसको टच नहीं करना है, और अकेला जो एलिमेंट होता है उसके साथ लास्ट में खेलना होता है, ठीक है। और इसको हम बहुत अच्छे से 6 चैप्टर में भी पढ़ेंगे, और ये हमारे बॉडी के अंदर होती है तो आपको ये याद होनी चाहिए। और एनर्जी रिलीज हो रही है या हीट रिलीज हो रही है तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, इसीलिए एक्सोथर्मिक की बात कर रहा था। और एक्सोथर्मिक का क्या होता है, ढंग से देखो, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। वेजिटेबल मैटर्स होते हैं ना जो पुराने वाले, जैसे आलू सड़ गया, टमाटर सड़ गया, मिर्ची सड़ गई, तो ये क्या बन जाते हैं, कंपोस्ट बन जाते हैं, खाद बन जाती है। इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये लिख के आना है, अगर आपको वो पूछ ले तो कि और भी बताइए अदर देन रेस्पिरेशन कौन सा होता है, तो आप ये वाला लिख के आ जाना।
आगे देखते हैं। आगे कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में हमने क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट। तो हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो MgO बना। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? यस, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और इसमें हीट भी निकल रही है, तो ये एक्सोथर्मिक भी हो गई। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब सेकेंड रिएक्शन जो है ना वो डीकम्पोजिशन है। अब इसका मतलब समझो, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना, ब्रेक होना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट होगा और 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, यानी कॉम्बिनेशन की उल्टी होगी। देखो कॉम्बिनेशन में ये वाली साइड इधर होती थी और इसमें ये वाली साइड इधर होती है। तो इसमें क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा और 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो ये रहा सिंगल रिएक्टेंट 2FeSO4, एक ही है इसके अंदर। और जैसे ही हमने इसको हीट दी ना तो ये 2 और मोर प्रोडक्ट्स बन गया है। ये प्रोडक्ट्स है, ये रिएक्टेंट्स है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे कुछ एक नाम आएगा कि क्रिस्टल्स हैं फेरस सल्फेट के। तो जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, इसको हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर वाटर प्रेजेंट है। फेरस सल्फेट के अंदर क्या है, वाटर है। तो ये चेंज कलर क्यों करता है, इसने यहाँ पे एक्टिविटी में लिखा है। ये चेंज इसलिए करता है, जैसे हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं ना, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं वाटर छुपा हुआ है। तो गर्म करेंगे तो पानी की बूंद है ना, वो चली जाएगी बॉयल होके। ठीक है, तो इसका मतलब खाली फेरस सल्फेट ही बचा हुआ हमारे पास में, तो वो क्या हो जाता है, कलर चेंज कर लेता है अपना। इसीलिए ये रहा लिखा हुआ इसने। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम इन अ बर्नर और स्प्लिट लैम्प एज शोन, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। ये लिखा हुआ, ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड, यस। एंड कैन यू ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो आगे देखो, ये इसने बताया कि पानी की जो बूंदे होती हैं, कितनी बूंदे होती है इसके अंदर, 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। कितने होते हैं, 7 मॉलिक्यूल्स। व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, तो पहले ग्रीन कलर था अब चेंज हो जाता है। और प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो ये एक आध रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब भी वो आपसे पूछता है ना, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है, जिसमें एक को हीट की ज़रूरत होती है, एक को लाइट की ज़रूरत होती है, सनलाइट बोल दो, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है या इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। और हीट को हम थर्मल भी बोल सकते हैं, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये 3 टाइप की होती है, वो तीनों टाइप की भी आपसे पूछ सकता है। वो डीकम्पोजिशन में आपको ये बोल सकता है कि सनलाइट का एग्जाम्पल दे दीजिए या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल दे दीजिए। तो अगर आपको ये पसंद नहीं हो तो हीट वाली आप ये भी कर सकते हैं, और आपको हीट लिखना होता है एरो के ऊपर, ये लिखा हुआ है इसने। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है जो अभी हमने पढ़ा था, मार्बल का फॉर्मूला। अब इसने लाइमस्टोन लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ हैं। और क्या बन गया, क्विक लाइम बन गया, और CO2 एनवायरनमेंट में निकल गई। क्योंकि जब मैंने बोला था कि जब भी कार्बोनेट ब्रेक होता है ना, CO3, तो ज़रूर कहीं ना कहीं CO2 निकलती है। ठीक है, और अकेला जो ऑक्सीजन बच गया ना, इसमें देखो CO3 से CO2 हो गया, तो एक ऑक्सीजन बचा, तो हमने कहा हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेते, लेकिन इसमें देखो कहीं हाइड्रोजन था नहीं, तो फिर वो क्या है, Ca के साथ ही आ जाएगा, और तो ये CaO बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी 1.6। इसमें कई बार वो आपसे पूछता है कि टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये एक अलग एलिमेंट है और ये पूरा एक कंपाउंड हो गया, जिसकी Pb की वैलेंसी 2 होती है, NO3 की 1 होती है। तो हमने कहीं ना कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये इधर उधर चला गया। ठीक है, तो ये 2 पूरा इसके ब्रैकेट के नीचे आ जाता है। और ये अपन ने जब 1.2 एक्टिविटी की थी ना, तो उसमें इसका फॉर्मूला लिखा था PbNO3 का, देखना एक्टिविटी 1.2। होल्डिंग द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग। टोंग यानी लेना है आपको, संडासी टाइप का पकड़ के रखना है। हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन फिगर 1. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन फ्यूम्स यानी ब्राउन कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फ्यूम्स निकल रही है। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी जब भी हम PbNO3 को जलाएंगे ना, तो NO2 गैस निकलेगी, वो ब्राउन कलर की धुआं निकलेगा वहाँ से। अगर ब्राउन कलर का धुआं कहीं निकल रहा है, जैसे हमने अक्सर देखा है धुआं काला कलर का होता है ना, तो ब्राउन कलर का अगर निकल रहा है ना, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो। तो ये पूछ सकता है वो आपसे 1 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे देखो, तो ये इसने रिएक्शन लिख दी NO2 के साथ में। इसमें देखो क्या है कि सिंगल रिएक्टेंट है और 2 और मोर प्रोडक्ट्स हैं। ये क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। आगे चलें, ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछी जाती है और इम्पॉर्टेंट CBSE वालों की तरफ से है। सबसे पहले ये बोल रहा है कि हमको देखो वाटर को तोड़ना है।
क्या हम वाटर को तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते? तो इसको हम तोड़ सकते हैं, यस। और इसका आंसर होता है कैसे तोड़ सकते हैं, तो इस प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आपको फिगर आना चाहिए विद लेबल्ड डायग्राम कि हमने क्या लिया है, मग लिया है, इसके अंदर हमने पानी से भर दिया है और इसके अंदर 2 ग्रेफाइट की रॉड ली, एक ये ग्रेफाइट रॉड दिखा रहा है, एक एनोड बना दिया और एक को हमने कैथोड बना दिया, ये रहा कैथोड, और एक एनोड बन गया। अब हमने क्या किया, ये जो ग्रेफाइट की रॉड ली है ना, इसके ऊपर हमने ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, ये एकदम से उल्टी ला के रख दी इन दोनों के ऊपर। जैसे ही हमने उल्टी ला के रखी और इसको बैटरी से जोड़ा और स्विच ऑन किया हमने, तो ये पूरी भरी हुई थी, ढंग से देखना आप एक बार। और इसके अंदर हम थोड़ा सा क्या ऐड करेंगे ना, वो कई बार पूछता है कि क्या ऐड किया है एक्स्ट्रा वाटर के साथ में आपने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हमने ऐड किया है। तब इसमें क्या हो जाता है कि वाटर जो होता है ना, वो टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है और 2 और मोर प्रोडक्ट्स हैं, विच मीन्स ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की। तो आप यहाँ पे लिखना इलेक्ट्रिसिटी या फिर लिख देना इलेक्ट्रिक करंट, ऊपर इलेक्ट्रिक नीचे करंट, या इलेक्ट्रिसिटी पूरा एक साथ ही लिख देना। ठीक है, समझ में आई। और फिर इसको बैलेंस भी करना होता है। दूसरा वो आपसे ये पूछता है, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, क्योंकि अब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन बनेगा, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन बनेगा, क्योंकि पानी तो हमने भर रखा है, ये दिख रहा है वाटर हमको, है ना। तो वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली। अब रिमूव कर लो, तो क्या कि दोनों का वॉल्यूम क्या सेम आ रहा है क्या गैस का। तो अब हम देखते हैं कि हमको हाइड्रोजन कहाँ मिलती है और ऑक्सीजन कहाँ मिलती है। अच्छे से देखेंगे तब समझ में आएगा, और मैं क्या समझा रहा हूँ उसी पे फोकस करना। अब देखो, ऑक्सीजन जो है ना वो हमको एनोड पे मिलती है और हाइड्रोजन जो हमको वो कैथोड पे मिलती है। यानी देखो, आपको यहाँ तक जो दिख रहा है ना, इसके नीचे नीचे पानी है और ऊपर ये गैस है जो दिखाई नहीं देती हमको। समझ में आई, गैस। और ये इतना सा हिस्सा जो दिख रहा है ना आपको, ये गैस है, लेकिन ये कौन सी है, ये ऑक्सीजन है और ये वाली हाइड्रोजन गैस है। अब ज़्यादा कौन सी बनी है आपको दिख रहा है, गैस इतनी ज़्यादा ये है और ये इतनी सी है। तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन इज ग्रेटर और ऑक्सीजन क्या है, कम है। तो उसने पूछा कि वॉल्यूम किसी का ज़्यादा है, तो हमने कहा कि यस, हाइड्रोजन का ज़्यादा है और ऑक्सीजन का कम है। क्यों है, तो आओ इसको भी देख लेते हैं। इसकी इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। तो ये रहा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है, 2 और मोर प्रोडक्ट्स होते हैं। और हमने कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है, तो हमने EC भी लिख दिया। लिखना है वरना मार्क्स कटेंगे, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करते हैं। तो हम बैलेंस करते हैं, तो हाइड्रोजन हमारे पास में यहाँ पे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिंगल है, तो इसको हमने 2 लगा दिया, तो अब हाइड्रोजन 4 हो गया। तो ये हम लोग शॉर्ट ट्रिक से इसलिए करते थे क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। आप वो जब रूल सीखोगे ना, उसके बाद आप भी है ना ऐसे ही आंधी तूफान की तरह आओगे और पेल के चले जाओगे। अभी देखो, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 2 जा 4 और ऑक्सीजन कितना है 2, तो रेशो क्या आ रहा है 4/2। क्या आगे ये कट सकते हैं, अगर हम काटें तो इसको, तो 2 2 जा 4, तो रेशो क्या आ रहा है 2:1, यानी 1 का डबल आ रहा है। हाइड्रोजन जब भी मिलेगा ना हमको डबल में मिलेगा, ये रहा हाइड्रोजन और हमको डबल में मिल रहा है, ऑक्सीजन हमको 1, यानी 2:1 में मिलता है। हाइड्रोजन डबल होता है, ऑक्सीजन का रेशो ये होता है। बैठ गई बात। और ये जो दिख रही थी ना, ये गैस ही थी। यहाँ पे आप ये मत समझो टेस्ट ट्यूब खाली हो गई इतनी, ये ऑक्सीजन गैस इतनी सी और हाइड्रोजन गैस इतनी सारी। चले आगे। आगे बोल रहा है विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, वो आप बता सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं एक्टिविटी 1.8। इसमें क्या लिया है उसने, सिंगल रिएक्टेंट है और 2 और मोर प्रोडक्ट्स है, विच मीन्स अगेन ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। देखो, इलेक्ट्रिक वाली उसने लिखी नहीं है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर उसने, मैंने लिख दी है, आप यहाँ से लिख लेना कॉपी के अंदर। वो आपसे तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो अपन ने इलेक्ट्रिक वाली कर ली है और हीट वाली अपन ने ऊपर कर ली, या थर्मल वाली अपन ने ऊपर कर ली है, ये रही। इसको थर्मल भी बोल सकते हो हीट की जगह आप। और अब बचती है हमारे पास में सनलाइट, क्योंकि मैंने कहा था ये 3 टाइप की होती है। तो जैसे ही हम AgCl को कटोरी में ये चाइना डिश के अंदर रखते हैं ना, और ये देखो खिड़की से जब धूप आती है ना इसके ऊपर, तो इससे क्या होता है, Ag अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाता है। Ag क्या होता है, सिल्वर होता है। आगे देखो, इसमें AgBr अगर रखा हुआ है हमने, क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट है, 2 और मोर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने अगर सनलाइट दी ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, 2 और मोर प्रोडक्ट्स बन जाएगा, Ag सॉलिड बन जाएगा और Br गैस है जो वो एनवायरनमेंट में उड़ गई। द अबाव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। वो आपसे पूछेगा एक एग्जाम्पल लिखिए, तो आप सिल्वर क्लोराइड लिख देना या फिर
सिल्वर ब्रोमाइड लिख देना, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। आगे देखो, व्हाट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सी एनर्जी मिल रही है इनको, तो हमने कहा कि कभी इसको हीट मिल रही है पहली चीज़, दूसरी लाइट एनर्जी मिल रही है और तीसरी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी किस में मिल रही थी, अभी हमने कहा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में मिल रहा था। लाइट एनर्जी किस में मिल रही थी, इसमें मिल रही थी सनलाइट। और हीट या थर्मल एनर्जी किस में मिल रही थी, जो हमने स्टार्टिंग में कर लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक किया हमने, ठीक है। फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स, आगे देखो, रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी एब्जॉर्ब की भाई, देखो सनलाइट ने क्या किया है, इसको एनर्जी दी है, तो इसने एनर्जी ले ली, और जैसे ही एनर्जी ली तो इसने क्लोरीन को उड़ा देगा, क्लोरीन उड़ जाओ आप, ठीक है। तो इसने एनर्जी ऑब्जॉर्ब की है, तो ये होती है एंडोथर्मिक। और जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, ये एब्जॉर्ब है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया। तो उसमें हम साथ में क्या लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस हीट। इसमें तो हीट देनी पड़ती है और उसमें हीट निकलती है, समझ में आ रही बात। इसमें हम एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, तो यानी एब्जॉर्ब कर रहा है ये कुछ ना कुछ एनर्जी को, ठीक है। और एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। बैठ गया बहुत अच्छे से, वेरी गुड। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज, टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब ये एक्टिविटी देखो आपको स्कूल में प्रैक्टिकल में करवाते हैं या नहीं करवाते वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसमें क्या बना है कि क्या क्या लेना है और क्या प्रोडक्ट बनेगा वो सब मैं लिख देता हूँ। और फिर उसने पूछा कि इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना। तो ये इसकी रिएक्शन है और बैलेंस्ड मैंने कर दी है, हीट की जगह आप थर्मल भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे वो पूछ रहा है इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आप भाई हीट इसको दे रहे हो, समझ में आ रहा है, जो हीट एब्जॉर्ब करता है वो एंडोथर्मिक होता है, अभी पढ़ा है हमने, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन आंसर, इसको करते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो देखो बच्चे क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग की जगह है ना, जब भी वो पूछता है तो CaOH का होल ट्वाइस करके आ जाते हैं, जो कि टोटल रॉन्ग है। इसका फॉर्मूला होता है CaO, जिसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। उसने नाम भी पूछा था और फॉर्मूला भी पूछा था, दोनों हमने लिख दिए। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन इसी का ही, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन 1 अबाउ विद वाटर। अब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तब क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये एक्टिविटी हमने कर ली थी, ठीक है। ये सब लिख के आना है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, नेम दिस गैस। हमने कहा था कि वो डबल वाली जो होती है ना वो हाइड्रोजन है, ठीक है। वो हमने एक्टिविटी की थी 1.7, वो यहाँ पे मैंने काट के रख लिया आपके लिए, और वो कहाँ पे निकली है, हाइड्रोजन गैस इतनी बनी है और ऑक्सीजन गैस जो है ना वो इतनी सी ही बनी है। तो डबल कौन सी हो गई, हाइड्रोजन डबल हो गई, ऑक्सीजन क्या हो गई, कम हो गई। लिख सकते हो यहाँ से। आगे देखते हैं, तो अब ये बोल रहा है उस गैस का नाम भी लिखो, और वाइज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 इज डबल। तो व्हेन रिएक्शन कंप्लीट्स वी गेट H2 एंड O2 इन द रेशियो ऑफ 2:1। तब आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 है, यहाँ 2, अरे ऐसे नहीं, जब आप पूरी इसकी रिएक्शन लिखोगे ना H2O की, तो H2 प्लस O2 टूट गया, तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, ये बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे ये हमको 4 मिला और ये हमको रेशियो 2 मिला, तो काटा इसको तो 2:1 मिल गया। ये होता है पूरा, ठीक है। तो ये रीज़न होता है इसका। और हाइड्रोजन गैस है जो डबल अमाउंट में है। चले आगे, वेरी गुड। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चंस हो गए हैं, आगे चलते हैं। तीसरा आता है आपका नेक्स्ट रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको पढ़ने के लिए आपको पहले चैप्टर 3 के अंदर कुछ रिएक्टिविटी सीरीज़ की एक टेबल दे रखी है, वो आपको याद होनी चाहिए, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप उसको नोट डाउन कर लेना। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है या एक्टिविटी सीरीज़ बोल दो इसको। ये मैंने आपके चैप्टर 3 से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, इसलिए इसने लिखा टेबल 3.2। ये आपको पढ़नी पड़ेगी, इसके बिना आप ये रिएक्शन कर नहीं पाओगे। तो इसमें होता क्या, देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है ना वो पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है। नीचे जैसे जाते हो ना तो लीस्ट रिएक्टिव आ जाता है, ये लिखा हुआ है। और रिएक्टिविटी डिक्रीज कैसे होती है, उसमें एरो का मुंह देखो, हेड किधर है, नीचे की तरफ है, यानी नीचे वाला लीस्ट रिएक्टिव, ऊपर वाला मोस्ट रिएक्टिव, हाथों हाथ रिएक्टिव हो जाता है। इसको याद कैसे करना है कि केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, क्यूट हैरी आएगा और पीटेगा। अब ये मैंने प्लेटिनम है ना अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है, इस टेबल के अंदर तो नहीं दे रखा था, लेकिन आपकी बुक के अंदर बार बार है ना प्लेटिनम का नाम ले रखा है, यूज़ कर रखा है चैप्टर 3 के अंदर भी। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी से याद कर लेते हैं कि प्लेटिनम कहाँ पे आता है, सबसे लास्ट में आता है और बहुत ही ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है, किसी से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना, एक नंबर का नकटा बदमाश है। अब इसमें होता क्या है कि देखो कि कोई भी जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा ना वो कम रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी हटा देगा उसको। अब इसको सीखते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। आ जाओ।
अब इस एक्टिविटी को देखते हैं। सबसे पहले इसने एक्टिविटीज़ के अंदर क्या लिया है, लोहे की कील ली है, आयरन नेल। तो लोहे का फॉर्मूला क्या होता है Fe, और कॉपर सल्फेट का क्या होता है CuSO4, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ तक बैठा। अब ये इसकी रिएक्शन करवा रहा है, अपन को बोल रहा है इसकी रिएक्शन करो। तो कैसे होगी ये रिएक्शन, पहले ढंग से समझना कि ये हमारे पास लिखा है Fe और ये लिखा हुआ CuSO4। अब हम इसकी रिएक्शन करेंगे ना, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हमें पता होना चाहिए पहले से। तो सबसे पहले ये देखो कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आपको ये एलिमेंट Fe और खाली ये एलिमेंट दिखाई देता है या नहीं दिखाता। सल्फेट क्या है, एक गर्लफ्रेंड है कॉपर की, ठीक है, वो किसी के साथ भी आ सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। पहले Fe और Cu को फोकस करते हैं। Fe ये रहा और Cu ये रहा। हाईली रिएक्टिव कौन है, हमने कहा ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव, यानी Fe में ज़्यादा ताकत है और कॉपर में कम ताकत है, ठीक है। लेकिन गर्लफ्रेंड किसके पास में है, कॉपर के पास में। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कॉपर के पास में पैसों का बैग है, ये वो बैग है पैसों का। तो कॉपर क्या कर रहा है, मार्केट जा रहा है बैंक में पैसा लेके, तो जंगल के रास्ते जा रहा है, साथ में उसको Fe मिला रास्ते में। तो Fe क्या करेगा, इसको ठोकेगा कॉपर को, इससे इसका ये बैग ले लेगा और कॉपर को अलग रवाना कर देगा। तो रिएक्शन बन जाएगी FeSO4 और प्लस Cu। यहाँ पे Cu चैंपियन बन रहा था, लेकिन वहाँ Cu जूत खा के निकल लिया और FeSO4 बन गया। समझ में आई, पैसों का बैग या गर्लफ्रेंड, कुछ भी बोल देना, यहाँ से ज़्यादा से समझ में आएगा। तो इसने फेरस ने क्या किया, कॉपर का जो कंपाउंड था ना सल्फेट, कॉपर सल्फेट, उसमें से सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया और खुद ने फेरस सल्फेट बना लिया। समझ में आया, इसने डिस्प्लेस कर दिया, इसका प्लेस डिस्प्लेस हो गया। यही करना है। अब देखो इस एक्टिविटी में यहाँ पे क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं कि जो आयरन नेल डाली ना वो ब्रांड न्यू थी एकदम, लेकिन जैसे इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल के जब हमने निकाला ना, तो आपने इसका कलर देखा, चेंज हो गया, फेड हो गया, है ना। और यहाँ भी कलर आप देखोगे ना तो फेड हो गया, यानी दोनों का कलर चेंज हुआ। किस किस की बात करते हैं एक बार को, आयरन का कलर चेंज हुआ, हाँ मतलब ब्राउन ब्राउन कलर सा हो गया है, यानी इस पर ये रस्ट लग गया होगा शायद, ठीक है। और कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये भी क्या हो गया, फेड हो गया। तो कॉपर सल्फेट का भी कलर चेंज हो गया और आयरन का भी कलर चेंज हो गया। वाई डज द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। तो आयरन यहाँ से ये चल के ब्राउन हो गई और कॉपर का ये ऐसे होके फेड हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। यही है आपको करना है यहाँ पे। ये रहा कॉपर सल्फेट और ये रहा आपके पास में आयरन। इसने आयरन ने इसको ठोका कॉपर को और इससे इसका सल्फेट ले लिया और कॉपर को अलग रवाना कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, वही लिखना है। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यही डेफिनेशन लिखनी है आपको वहां पे। और अगर अच्छे से देखनी हो तो पिंक वाला जो पेज है लास्ट वाला उसमें देख लेना। और क्या क्या है देखो, जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट है, तो जिंक भी क्या कर देगा, कॉपर को ठोक देगा। कैसे ठोकेगा, क्योंकि जिंक क्या है, थोड़ा और ज़्यादा ताकतवर है, कॉपर फिर बेचारा नीचे है तो जूत खा लेगा वो। आगे देखो Pb और कॉपर क्लोराइड है। इस बार क्या होगा, तो ये आपको पता लगाना है कि वो आपके रिएक्टिविटी सीरीज में है या नहीं है वो एलिमेंट। तो ये कॉपर आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में है, ठीक है। Pb है, लेकिन है तो Pb कहाँ पे, तो हमने देखा Pb तो कॉपर से ऊपर था। ये रहा कॉपर, ये रहा Pb, तो Pb भी ठोक देगा इसको, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव। ये रहा जिंक, ये लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। दे डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। आप देखो ढंग से वापस समझो क्या लिखा है इसने, दे डिस्प्लेस्ड कॉपर, कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर दिया फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कंपाउंड कहाँ है, ये रहा कंपाउंड, समझ में आ गई बात, ये वाला कंपाउंड, उसमें से उसको डिस्प्लेस कर देगा। दूसरी देखो, कई बार क्या है ना, जनरली वो ये रिएक्शन पूछ लेता है कि FeSO4 है और प्लस Cu है, इस इक्वेशन को कंप्लीट कीजिए। तो ऐसा नहीं कि आप देखते जाओ और हर इक्वेशन को आप पूरा करने लग जाओ कि अरे ये Fe इसको ठोकेगा, कॉपर भी ठोकेगा और ये कॉपर ले लेगा, CuSO4 बना लेगा प्लस Fe। नहीं, ये गलत रिएक्शन है। नो रिएक्शन विल टेक प्लेस इन दिस केस बिकॉज फेरस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कोई रिएक्शन नहीं होगी। कई बार वो भी ये भी दे देता है जनरली बच्चों का IQ चेक करने के लिए, ठीक है। क्योंकि Fe क्या है, मोर रिएक्टिव है। टेबल में देखना, कॉपर नीचे मिलेगा आपको, लेस रिएक्टिव है। तो कॉपर कभी भी Fe को नहीं ठोक पाएगा, ताकत ही नहीं है उसके अंदर। चले आगे। अब आता है आपका नेक्स्ट फोर्थ जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या आ रहा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, कि एक तो एलिमेंट आ रहा था और दूसरा कंपाउंड आ रहा था। देखो ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड आ रहा था, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये भी कंपाउंड आ जाएगा, ये भी कंपाउंड आ जाएगा, बात खत्म। ये देख लो कि यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है। अब देखो सोडियम क्या करेगा, बेरियम को ठोकेगा नहीं ठोकेगा। तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे ना तो आपको बेरियम नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि बेरियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, मतलब सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है। क्योंकि केदारनाथ, तो केदार और नाथ
ये सोडियम आ गया सेकंड नंबर पे, यानी ये ज़्यादा रिएक्टिव। ये क्या करेगा, इसको अपने पास जो खाना पड़ा है ना वो तो पसंद नहीं है, बैरियम के पास जो खाना है ना वो उसको पसंद आएगा, तो सोडियम तो क्लोरीन के साथ ऐड हो जाएगा और सल्फेट कौन ले लेगा, बी ले लेगा, तो बी ने ले लिया सल्फेट और इसने ले लिया NaCl, Na ने Cl ले लिया। अब देखो यहाँ पे तो Na2 था और Cl2 था, लेकिन आपको ये फॉर्मूला बनाना आता है कि Na की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, तो NaCl ही बनेगा, तो इसने वो लिखा। दूसरी चीज़ और नोट करते जाओ इसके अंदर, देखो कि ये AQ है फिजिकल स्टेट, ये भी AQ है यानी सॉल्यूशन वाटर के अंदर है, ये भी AQ है, लेकिन एक सॉल्यूशन हमको सॉलिड में मिलता है, यानी जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी ना तो हमको एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट मिलता है विच इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है कि इनसॉल्यूबल सॉल्ट हमें कहाँ मिलता है, तो वो हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मिलता है। दूसरी चीज़, अगर हमें कहीं इनसॉल्यूबल सॉल्ट मिला है ना तो उसको हम बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पिंक वाला जो पेज है ना आपकी बुक का लास्ट में, उसको खोल के देखना, उसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूसेस इनसॉल्यूबल सॉल्ट, और इनसॉल्यूबल सॉल्ट कौन सा होगा, जो सॉलिड में होगा। समझ में आ गया, AQ वाला कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो ये रहा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बैठ गया। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, दो नाम है, आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आगे, और डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन खुद की क्या होती है, इसमें देखो हुआ क्या है था कि वाइट प्रेसिपिटेट था किसका, बैरियम सल्फेट का, वो पूछ सकता है वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट कलर का इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2- आयंस हैं और इसमें 2+ आयंस हैं। जो प्लस वाले होते हैं वो कैटायन कहलाते हैं और नेगेटिव वाले जो होते हैं वो एनायन कहलाते हैं। और ये एक्चुअली में दोनों हैं क्या, आयंस हैं। और आयंस कब बनते हैं, व्हेन देयर इज अ लॉस और गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, आयंस फॉर्म्ड। इलेक्ट्रॉन का ही लॉस हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का ही गेन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है ये सब काम, एटम में हो रहा है, यानी या तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया या इलेक्ट्रॉन आ गया, कहाँ पे, एटम में। तब क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। और आयंस प्लस भी हो सकते हैं, आयंस माइनस भी हो सकते हैं। प्लस वाले आयंस कैटायन कहलाते हैं, माइनस वाले एनायन कहलाते हैं। आगे देखो, द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन द सॉल्यूशन, सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं, वो क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी जब भी आपके पास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन आए, आप क्या बोलोगे, व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट यानी लेफ्ट साइड वाले, इनके बीच में आयन का एक्सचेंज होता है, तब तो कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये वाली। और अगर वो आपसे पूछ ले कि व्हाट डज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मींस, तो आप क्या बोलोगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्यूबल सॉल्ट, और वो ये है इनसॉल्यूबल सॉल्ट। कैसे पता चलता है, एस देखकर पता चलता है। अब आप जब वापस एक्टिविटी 1.2 देखोगे ना, तो मैंने एक रिएक्शन लिखी थी, उस पर भी मैंने ऐसे फिजिकल स्टेट लिखी थी, एक पे एस लिखी थी, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर आपको ये रिएक्शन पसंद नहीं तो आप वो लिख सकते हो। और भी बुक में बहुत सारी दे रखी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पीछे जो क्वेश्चन हैं उनके अंदर भी दे रखी है, आप वहाँ से भी याद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इनसॉल्यूबल सॉल्ट बनना चाहिए जो पानी में घुलता नहीं हो, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं, कह रहा रिकॉल एक्टिविटी 1.2 वेर यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। बिल्कुल मैंने वही बात बोली आपको कि एक्टिविटी 1.2 में जो मैंने लिखी है ना वही देख लेना। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, येलो बन गया। कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट, बिल्कुल लिखा था मैंने। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस। क्यों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होगी ना, एक ध्यान रखना, इनसॉल्यूबल सॉल्ट बनेगा, इनसॉल्यूबल सॉल्ट। चलो आगे, नेक्स्ट आपकी आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके अंदर इसने देखो क्या किया है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। अब ये देखो सेकंड क्या लिखा हुआ है इसने यहाँ पे, ये सेकंड, इसका मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। अब देखो कॉपर सेकंड ऑक्साइड जो आपको यहाँ पे दे रखा है ना, उसका मतलब होता है फॉर्मूला उसका CuO, उसका नाम होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। अच्छा, कॉपर की वैलेंसीज दो होती हैं, डबल वैलेंसी होती है। कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास में जिनकी डबल वैलेंसीज होती है, जैसे फॉस्फोरस। आपको तो 20 तक याद रखना, जिसमें से फॉस्फोरस भी है जिसकी डबल होती है, ठीक है। 3 और 5 वैलेंसी हो सकती है उसकी, तो ऐसे ही कॉपर भी आता है। और अगर Cu2O फॉर्मूला बन रहा है ना, तो उसका नाम हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड, और इसको बोलेंगे कॉपर 1 ऑक्साइड। तो अभी यहाँ पे इसने आपसे कॉपर सेकंड ऑक्साइड की बात की, तो आपके लिए वो ये फॉर्मूला यूज़ करेगा, और थर्ड चैप्टर के अंदर वो ये चीज़ भी डाल देगा लास्ट में, तब आप कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो जाओ, इसलिए मैंने ये पहले से यहाँ पे मैंशन कर दिया। नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। तो ये बोल रहा है द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर सेकंड ऑक्साइड, व्हाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड। अब देखो हमने इसके अंदर कॉपर का पाउडर लिया है चाइना डिश के अंदर, और ये कैसे कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, जो हमें दिख रहा था बहुत अच्छे से। लेकिन जैसे ही हमने इसको हीट किया ना, तो हीट करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो आपको ब्लैक ब्लैक कलर दिख रहा होगा, ब्लैक कोटिंग हो गई इसकी, समझ रहे हो। ये ब्राउन कलर का था
पहले, लेकिन जैसे ही हीट किया ये बर्नर तो ये ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई इसके ऊपर में। तो ये बोल रहा है कि कॉपर लेना है और उसको आपको हीट करना है। तो कॉपर था ब्राउन कलर का और हीट किया तो ब्लैक कोटिंग आ गई। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड? क्यों ब्लैक बना वो? दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। हमने कहा ना किसी भी चीज़ को जलाओगे तो किसकी प्रेजेंस में जलेगा? ऑक्सीजन की। तो हमने ये लिया कॉपर, इसको हमने गर्म किया तो ये गर्म भी लिख दिया यहाँ पे और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ है तो क्या बना? CuO। और हमने यहाँ पे बात की थी कि CuO जो होता है उसको कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बोलते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड नाम है उसका। दोनों में से जो भी चीज़ आप बोलना चाहो बोल सकते हो और ये इसका फॉर्मूला है। आगे कह रहा है इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल CuO। अब ये जो CuO बना ना इसको पकड़ के इधर लाओ और इसकी हाइड्रोजन के साथ इसको और हीट करो तो हमको वापस क्या मिल जाएगा? कॉपर मिल जाएगा। और ये हाइड्रोजन जो है ना ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज में देखो हाइड्रोजन और कॉपर था क्या? ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। समझ में आई? कॉपर और हाइड्रोजन को देखो रिएक्टिविटी सीरीज में ज़्यादा ताकतवर कौन है? तो हम कॉपर और हाइड्रोजन को देखते हैं ना तो हाइड्रोजन ज़्यादा ताकतवर है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? अगर कॉपर के पास कुछ है ना तो उससे छीन लेगा वो। तो हाइड्रोजन ने छीन लिया। क्या छीन लिया? उसका ऑक्सीजन छीन लिया। आगे क्या होता है? इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। और रिड्यूस्ड कब होगा? जब वो लूजेज ऑक्सीजन कर देगा। अब इसकी दो बातें जो है ना वो आप पहले से ही लिख लो। तो जब भी आपसे वो बोले ना कि ऑक्सीडेशन क्या होता है तो आपको दो बातें पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन का देखो नाम आ रहा है तो ऑक्सीजन का कहीं नाम आएगा, है ना? तो हम उसमें केस में क्या बोलेंगे कि गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। या फिर क्या होता है ऑक्सीडेशन का मतलब कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों बातें जब आप बोलोगे ना तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो? ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहे हो। बैठ गया। और इसका उल्टा होता है ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीजन का जो गेन हो रहा है ना वो ऑक्सीजन का लॉस हो जाएगा और गेन किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन का हो जाएगा। तो एक के लिए दो बातें बोलनी होती है, ये ध्यान रखना। आप याद रहेगा, इसको लिख लेना क्योंकि इसने आगे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या इसने दोनों बातें लिखी नहीं है तो बच्चा कंफ्यूज होता है। बच्चा सोचता है कि ऑक्सीडेशन मीन्स सिर्फ गेन ऑफ ऑक्सीजन ही होता है। ऐसा नहीं है। गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन ये दोनों ऑक्सीडेशन के अंडर में आते हैं। और इसका एक को याद कर लोगे, दूसरा उल्टा ऑटोमेटिक कर देना और वो याद रह जाएगा आपको। दो याद करने की जरूरत नहीं वरना कंफ्यूजन में आ जाता है आदमी। ऑक्सीडेशन के नाम से हमको पता चल रहा है ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं गेन हो रहा है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है या लॉस किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। जिसका गेन हो रहा है तो उसका लॉस और जिसका लॉस हो रहा है तो उसका गेन हो जाएगा। आगे देखो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 द कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस्ड। कह रहा है जो कॉपर ऑक्साइड है ना उसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। कैसे किया? इधर आके देखो ऐसे। कॉपर ऑक्साइड इधर था, इधर क्या है? खाली कॉपर बन गया तो इसका ऑक्सीजन कहीं गायब हो गया। तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। कैसे पता चला? रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था। लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा या गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा। अब देखो गेन किसका हुआ यहाँ पे या ऑक्सीडेशन किसका हुआ? हाइड्रोजन ने आगे उसको ऑक्सीजन मिल गया तो उसने वाटर बना लिया। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, हाँ मिल गया। तो ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। समझ में आई बात? एक ऑक्सीडाइज्ड होता है, एक रिड्यूस्ड होता है, यानी एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गई तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कॉपर से ऑक्सीजन निकल गई तो उसका लॉस हो गया। तो हमने कहा कि ऑक्सीजन का लॉस होता है तो रिडक्शन होता है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड while the other get reduced during a reaction। आगे देखो such reaction are called oxidation reduction reactions और redox reaction। reduction में से तो उसने red ले लिया और oxidation में से उसने ox ले लिया। ये पूरा बन गया रेडॉक्स रिएक्शन जहाँ पे दोनों काम होते हैं। यानी इस रिएक्शन में दोनों काम हो रहे हैं तो हम बोलेंगे इसको ये रेडॉक्स रिएक्शन है। किसी इक्वेशन में अगर एक ही काम हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे, अगर वो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका तो ऑक्सीडेशन बोल देंगे, अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है या हाइड्रोजन का गेन हो रहा है तो हम उसको रिडक्शन बोल देंगे। समझ में आई बात? आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स इसके। तो यहाँ पे ये वाला तो अपन ने कर लिया है कि कॉपर ऑक्साइड जो था ना वो आगे जाके कॉपर का क्या हुआ हम उसको देखते हैं। हमें ऑक्सीजन पे फोकस करना है पहले, ठीक है ना, कि ऑक्सीजन आ रहा है या जा रहा है। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन था लेकिन जब प्रोडक्ट देखा तो खाली कॉपर था, ऑक्सीजन गायब हो गया कहीं पे, तो इसका तो रिडक्शन हो गया, ये लिखा हुआ। और हाइड्रोजन था उसके पास कहीं ना कहीं हमको पता चला कि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस आर कौन कौन से हैं? देखो रेडॉक्स के दोनों हैं इसमें। आगे इसमें पता लगाते हैं कि ZnO था लेकिन प्रोडक्ट जब बना तो Zn था, यानी ये क्या हो गया? R हो गया रिडक्शन। और कार्बन अकेला था लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में कार्बन के पास ऑक्सीजन भी आ गया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, तो म्यूचुअल रिडक्शन। आगे ये देखा MnO2 + 4HCl MnCl2 2H2O + Cl2। इसका देखो क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले ऑक्सीजन देखो कहाँ है? Mn के पास ऑक्सीजन थी। क्या Mn के पास में प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है? नहीं है, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। ठीक है।
आगे दूसरा एक और है प्लस लगा हुआ है रिएक्टेंट में, उसको भी देखते हैं। यहाँ पे HCl है और Cl को देखते हैं इधर आके, तो Cl से H हट चुका है, तो हमने कहा कि अगर H का लॉस हो जाता है तो वो ऑक्सीडेशन में आ जाता है, यानी यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ में आई बात आपको? वो दो फॉर्मूले वापस ढंग से पढ़ोगे ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, किस में क्या हो रहा है, तब पता चल जाएगा। हाइड्रोजन हटती है ना, तब हम उसको ऑक्सीडेशन में बोलते हैं। तो ये यहाँ पे ही हुआ है। और मेरी बात अगर नहीं समझ में आए तो बुक्स में भी यही लिखा हुआ है कि HCl जो है ना वो ऑक्सीडाइज हो गया, कैसे? Cl2 में हो गया, क्योंकि H हट गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। वेयर MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, क्योंकि यहाँ इसका रिडक्शन हो गया क्योंकि ऑक्सीजन हट गया। बैठ गई बात? फ्रॉम द above example we can say that if a substance gain oxygen or loses hydrogen during a reaction it is oxidized। दोनों बातें आ गई, ऑक्सीडाइज के लिए ये दो बातें आ चुकी, पहली ये दूसरी ये। और फिर अगर रिडक्शन की बात करनी है तो सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, तब हम उसको बोलते हैं कि ये रिड्यूस हो गया है। ठीक है, ऑक्सीजन जो लूज करेगा ना वो रिडक्शन में आ जाता है। आगे देखते हैं, बोल रहा वेयर अ मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग फ्लेम इन एयर ऑक्सीजन एंड चेंजेस इनटू व्हाइट सब्सटेंस। रिएक्टिविटी एक्टिविटी 1.1 स्टार्टिंग में अपन ने किया था, बार बार इसके पीछे पढ़ो। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हमें, इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस। पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं और इसने खाली मैग्नीशियम का पूछा है तो हम बता देते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम था, प्रोडक्ट में देखा तो उसके पास ऑक्सीजन जुड़ गया, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया इसका। ठीक है ना, तो क्या हुआ? बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस इन दिस रिएक्शन, तो क्या लिखो? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। नेक्स्ट आते हैं हमारे टॉपिक पे, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अब ये कहाँ आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स, पूरा काम का आता है। तो पढ़ते हैं इसको, कोरोजन को। क्या लिखा हुआ है उसने? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। आयरन आर्टिकल्स होते हैं ना वो शाइनी होते हैं जब नए होते हैं, बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। अब देखो ये जो रेडिश ब्राउन पाउडर है ना, ये होती है आयरन पे जंग लगना। जब लोहे पे जंग लग जाती है तो वो ऐसा रेडिश ब्राउन पाउडर बन जाता है। ठीक है ना, लोहे के ऊपर ही। दिस प्रोसेस कॉमनली नॉन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये मैंने लिख दिया, जंग जो है रस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर? बिल्कुल देखा है हमने। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर या एसिड, अगर ऐसे सब्सटेंस अटैक कर रहे हैं मॉइस्चर और एसिड, किसको? किसी मेटल को, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो कोरोड भी पूछ सकता है वो आपसे और कोरोजन की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर पे कैसी कोटिंग होती है? ब्लैक कलर की। और कॉपर पे कैसी होती है? ग्रीन कलर की। और आयरन पे कैसी होती है? रेडिश ब्राउन। कलर याद होने चाहिए, भूलना मत। ये ब्लैक कर लेना, ब्लू कर दोगे कहीं। ये यहां पे लिखा हुआ है सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ब्लैक कोटिंग हो गई सिल्वर पे, ग्रीन कोटिंग हो गई कॉपर पे। और अदर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। आगे कोरोजन करता क्या है? कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स के होते हैं ना, तो कार बॉडी भी डैमेज हो जाती है, ब्रिजेस बनते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, आयरन रेलिंग जो बनाई है वो, शिप्स जो पानी में चलता है, स्पेशली दोज ऑफ आयरन जो आयरन के होते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। बहुत सारे पैसे लग जाते हैं इनको रिप्लेस करने के चक्कर में, मनी बर्बाद हो जाती है हमारी। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। ठीक है, आगे देखते हैं रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी मतलब गंध आना, गंदी सी। ठीक है ना। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। टेस्ट किया है और स्मेल किया है तो क्या उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही है, गंदी सी? कौन कौन से? फैट और ऑयल ही। फैट किस में होता है? जैसे दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, या हमारा जो अचार बनता है, पिकल जो होता है उसके अंदर हम ऑयल डालते हैं। ठीक है ना, या हमने जो चिप्स फ्राई करके रखे हैं, या जो वो फिंगर्स आते हैं ना गोल गोल से, उनको लंबे लंबे से अंगुली में डाल डाल के खाते हैं फिर, तो वो सब हमने क्या किया? फैट और ऑयल को हमने क्या फ्राई कर दिया, उसको ऑयल को, आई मीन चिप्स को फ्राई कर दिया, तो उसके अंदर ऑयल है, तो काफ़ी टाइम तक पड़े रहते हैं तो उसमें से स्मेल आती है। तो व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, अब देखो क्या कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। वो सड़ जाते हैं और उनकी स्मेल और टेस्ट जो होती है ना चेंज हो जाती है। यूजली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। उनको बचाने के लिए क्या करता है? या तो फिर एंटीऑक्सीडेंट डालने पड़ते हैं। अब यहाँ पे ये बचाने के रास्ते दे रखा है। पहला क्या दे रखा है? यूजली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। अगर फैट एंड ऑयल है तो उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दो ताकि ऑक्सीजन का काम ही तमाम हो जाए। और ये क्यों खराब होता है? क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती रहती है भाई, बार बार हमें ये ऑक्सीडाइज वाला वर्ड यूज़ करना है। ठीक है ना, आप ऐसा मत बोल देना कि वो बार पड़े रहते हैं तो हो जाता है, नहीं,
एयर अटैक कर देती, नहीं, ऑक्सीडाइज्ड ही लिखना है अब आपको। दूसरा देखो, बचाने का रास्ता, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। एयर टाइट कंटेनर में डाल दोगे ना, ये ढक्कन लगा दिया हमने, तो ऑक्सीजन अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा उसका। तीसरा देखो, डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन। जो चिप्स वाली कंपनी होती है ना, तो वो उसमें से ऑक्सीजन तो निकाल लेती है और उसके अंदर नाइट्रोजन डाल देती है, समझ में आया? तो नाइट्रोजन क्या होती है? सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो इससे क्या होता है? ऑक्सीडेशन नहीं होगा, समझ में? ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइज कर देती है सटाक से, और फटाक से चिप्स क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसलिए जब आप बोलते हो ना कि चिप्स के पैकेट में कोई चिप्स नहीं आते, हवा भरी हुई होती है, वो हवा नहीं होती, एक्चुअली नाइट्रोजन गैस होती है, और ज़रूरी है ताकि वो ख़राब नहीं हो, रैंसिड नहीं हो और उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो जाए, ठीक है? इसलिए उनको डाला जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आता है। आगे देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन। पूछा, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। आयरन ये होता है, कॉपर सल्फेट ये होता है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस, दैट्स वाई कॉपर अकेला रवाना हो गया, उसको ठोक दिया। और बाकी लिखना हो तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एलिमेंट आयरन हैज डिस्प्लेस्ड एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस शोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, द कलर ऑफ आयरन नेल बिकम्स ब्राउन एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकम्स फेड। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो फेड हो जाता है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो देखो एक्टिविटी 1.2 के अंदर मैंने आपको रिएक्शन जो दी थी वो आप लिख सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन देनी है आपको। तो ये रहा इसका आंसर, ये मत करना, ये मैंने लिख दी लेकिन ये गलत हो गई, क्योंकि इसमें क्या करना, एक्सचेंज ऑफ आयन तो है लेकिन इसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट नहीं बन रहा, NaCl तो क्या पानी में घुल जाता है, तो ये काट देना, ये लिखनी है आपको, ठीक है? एक्टिविटी कहाँ पे लिखी हुई थी मैंने? 1.2 के अंदर, बस वहीं से लिखनी है। आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये आपको दो क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके अंदर, इसमें आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो देखो Na यहाँ पे है और एरो लग चुका है, एरो के बाद हम देखते हैं कि Na के साथ O जुड़ गया, विच मीन Na क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया, क्योंकि गेन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन। इधर देखो कॉपर ऑक्साइड था और वहाँ एरो के बाद में कॉपर बन गया, तो ब्लैक वाले कलर से कर रखा है, तो कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, बिकॉज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इधर देखो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ O ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। चलें आगे, तो ये तीनों क्वेश्चन भी हो गए आपके। आगे देखते हैं। अच्छा, ये मेरा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट पेज मुझे ये अच्छा लगता है। इसमें देखो आपको सारी डेफिनेशंस मिल जाएगी, जैसे मैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात कर रहा था कि प्रोड्यूसेस इनसॉल्युबल सॉल्ट, और हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब भी करेंगे ना तो हमको पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस। डिकम्पोजिशन का उल्टा हो जाता है इसमें। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड टू गिव टू और मोर सब्सटेंसेस। Reaction in which heat is given out is called exothermic reaction, in which energy is absorbed या heat is absorbed is called endothermic reaction। ठीक है, यहाँ से देखनी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेरे अच्छे बच्चे हो तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन के लिए गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये एक काम हो गया ऑक्सीडेशन के लिए, और रिडक्शन के लिए क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या है वो नहीं बताना, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, PbO है और उधर जाके क्या हो गया? Pb बन गया, यानी इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। किसका? PbO का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, कार्बन क्या हुआ है? कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है और क्या बन गया? CO2 बन गया। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है। ये देखो लेड ऑक्साइड है भाई, ऑक्सीजन को कैसे बोल सकते हैं? तो ये तो गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रहा ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। वापस से ढंग से सुनो मेरी बात, यहाँ से कार्बन था, ऑक्सीडाइज कौन हुआ? कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ऑक्सीडाइज हुआ। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होता तो उसके अंदर और ऑक्सीजन जुड़ती है। समझ में आ रही बात? ये भी गलत हो गया। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस ये राइट है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड ये है और ये रिड्यूस्ड हो रहा है, बिल्कुल ये सही है। तो C और D दोनों सही है। कहीं है C और D, लेकिन उसने अपन से क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, तो हमें इनकरेक्ट बताना है। तो A और B इनकरेक्ट है, तो क्या लिखना है? A एंड B, क्योंकि C और D हमको मिला नहीं यहाँ पे, तो आंसर इस ये वाला हो जाएगा। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो एक अकेला एलिमेंट है और एक एलिमेंट हमें यहाँ भी मिल रहा है लेकिन ये कंपाउंड है। तो एल्यूमिनियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, किससे, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके बाद में आता है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा कि ये Fe2O3 मार्केट जा रहा है, उसको ठोकेगा और उससे ऑक्सीजन ले लेगा। तो ये ले लिया इसने, इससे ऑक्सीजन और अकेला इसको रवाना कर दिया, विच मीन्स इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट होती तो ये भी एल्यूमिनियम जो है ना, ये भी कंपाउंड फॉर्म में होता है। यहाँ पे समझ में आ गई बात। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कहीं है ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डी। आगे बोला व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फाइलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। देखो जो हमने एक्टिविटी 1.3 की थी ना, तो उसमें उसने क्या बोला था कि Zn के साथ HCl डालो और फिर टेम्परेचर को चेक करो क्या मिलता है। तो हमने कहा ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, तो हमने कहा टेम्परेचर भी चेंज हुआ है। तो यहीं पे वैसे ही कुछ करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है लेकिन इस बार Fe लेना है, ठीक है, HCl के साथ में। तो क्या बन जाएगा FeCl2 या फिर FeCl3 बना देना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बन सकते हैं क्योंकि आयरन की भी डबल वैलेंसी होती है और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो पूछ रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट एडेड टू फॉर्म, टिक द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस भी बनती है और आयरन क्लोराइड भी बनता है, बिल्कुल ये बन गया। क्लोरीन गैस एंड आयरन ये नहीं है, बस खत्म किया। नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। दो क्वेश्चन है और सीबीएसई में हर सेक्शन के हिसाब से नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो पहले उसने पूछा है कि बैलेंस इक्वेशन क्या है, तो क्या लिखूंगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन वन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए दोनों साइड में, ठीक है। और फिर पूछा व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, तो क्या लिख क्या होगे, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, ये तो लिख के आना ही है आपको। उसके बाद अब आपके ऊपर डिपेंड है कि यहाँ से ये दैट इज से ये नंबर 1 हो जाता है और ये नंबर 2 हो जाता है, इसमें से जो आपकी इच्छा हो वो आप लिख के आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दो डेफिनेशन दे रखी है। और लास्ट में ये लिख देना कि हैंस वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, लाइक पहले उसको बताओ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये रही, और फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये रही। तो इतना ही लिखना है और ये सब आपके बुक से छापा हुआ है, कॉपी पेस्ट कर रखा है। नेक्स्ट आओ फिफ्थ क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन। पहले तो हमें जितने भी केमिकल इक्वेशंस हैं इनको ट्रांसलेट करना है, क्योंकि ये वर्ड इक्वेशन दे रखी है हमको, है ना, एंड देन बैलेंस देम, और फिर उसको बैलेंस करना है। तो दोनों के अलग अलग मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये सब मैंने ऑलरेडी कर रखा आपके लिए। पहला देखो, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, तो ट्रांसलेटेड फॉर्म तो ये रही और बैलेंस्ड इक्वेशन ये रही। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, तो ये फॉर्मूला कैसे बना, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो NH3 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन पहले खुद से करके देखना, उसके बाद इसको देखना, खुद से बना के भी देखना, इस वर्ड इक्वेशन से भी पहले केमिकल इक्वेशन बना के देखना बनती है नहीं बनती, और फिर खुद बैलेंस करके देखना। सेकंड है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस कंबाइन विद एयर या बर्न्स विद एयर, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलता है, तो गिव ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला आपको मालूम है, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और ये बैलेंस, ये ट्रांसलेटेड फॉर्म है, ये बैलेंस फॉर्म है, ये ट्रांसलेटेड फॉर्म है, ये बैलेंस इक्वेशन आ गई, ठीक है। और फिर डी आ गया, ये ट्रांसलेटेड फॉर्म और ये बैलेंस इक्वेशन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसी में ही अगर किसी बच्चे को फिजिकल स्टेट्स चाहिए, जैसे कोई बच्चा सोच लेता है कि यार यहाँ पे वाटर किस फॉर्म में लिया है, या ये 2K किस फॉर्म में लिया है, या LCl3 किस फॉर्म में है, तो फिजिकल स्टेट भी मैंने यहाँ पे नीचे अलग से फिर मेंशन कर दी है, क्योंकि अगर एक साथ लिखता ना तो बच्चे पे लोड ज़्यादा पड़ जाता है। जैसे मशीन में एक साथ लोड देते हैं तो मशीन क्या हो जाती है, रुक जाती है, और कोई चीज़ रुक जाएगी तो बिल्ला का दिल दुख जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है मेरे बेटे। नेक्स्ट देख लो, ये सारे आप एक्स्ट्रा में कर रखा है, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत हो तो आप यहाँ से उठा सकते हो उसमें से, कि BaCl2 किस फॉर्म में होता है, या LCl3 किस फॉर्म में है, BaSO4 किस फॉर्म में है। नेक्स्ट चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ये सिर्फ बैलेंस करनी है यहाँ पे, तो ये बैलेंस कर दी, यहाँ पे सेकंड भी बैलेंस है। सी को देखो क्या लिखा हुआ है कि काय को बैलेंस करनी ऑलरेडी बैलेंस है, और साथ में मैंने ये लिख रखा है कि ये किस टाइप की इक्वेशन है, ताकि आपको और अच्छे एग्जांपल्स मिल जाएं कि आपको जो इजी लगे वो आप याद कर लो, क्योंकि वो आपसे थोड़ी देर बाद ये भी पूछेगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल लिखिए, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और ये फोर्थ जो BaCl2 है ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट, चारों डबल डिस्प्लेसमेंट, और ये बैलेंस करके यहाँ पे लिखी हुई है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7 देखो, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। वापस से हमारे पास में वर्ड इक्वेशन आ चुकी है और हमें इसको केमिकल फॉर्म में चेंज करना है और फिर उसको क्या करना है, बैलेंस्ड करना है। तो ये रहा फर्स्ट, और साथ में मैंने फिजिकल स्टेट मैंने अपनी तरफ से लिख दी है, आपको नहीं लिखनी क्योंकि साफ यहाँ पे लिखा हुआ फिजिकल स्टेट नहीं लिखनी है, जब पूछा जाए तभी लिखनी है। लेकिन फिर भी आपके रेडी रेफरेंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि कोई सॉल्ट ये बनाए या ये सॉल्ट बनाए तो ये इसकी स्टेट क्या है, AQ है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। ये सारा मैंने कर दिया, आप लोग खुद से कोशिश करना बैलेंस करने की। लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो जाती है इसके अंदर,
ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ताकि दूसरा बच्चा जो देख रहा है ना उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, बिकॉज ह्यूमन एरर है, हो जाती है। अगला देखो 8th क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। रिएक्शन का टाइप भी बताना कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड ये रहा, और ये मैंने बना दिया इसको बैरियम आयोडाइड के साथ में, और पोटेशियम आयोडाइड बन गया और बैरियम ब्रोमाइड ये बन गया। ये रिएक्शन कौन सी आइडेंटिफाई करनी है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चे पूछेंगे कि सर यहाँ तो आपने ऐसा नहीं लिखा AQ सॉलिड लिक्विड, है ना। तो बेटे मेरे क्वेश्चन को ढंग से देखो, इसमें इस बार इसने खुद ने लिख रखा है, तो मेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देख लेना कोई सॉलिड फॉर्म में है, कौन गैस फॉर्म में है, ये जरूरी नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए। कई बार क्या कि ना बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि यार ये कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होती है ना, ध्यान नहीं रहता उसको। क्लोरीन किस फॉर्म में रहती है जनरली, हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहती है, मैग्नीशियम किस फॉर्म में रहता है, तो ये उस हिसाब से। तो पहली रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट, सेकंड डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन क्यों है, क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट है और 2 और मोर प्रोडक्ट बनता है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाती है, और ये कॉम्बिनेशन की उल्टी होती है। फिर कॉम्बिनेशन में देखो इसका जस्ट डीकंपोजिशन का उल्टा हो गया, यहाँ पे देखो कि 2 और मोर रिएक्टेंट आर देयर एंड 1 प्रोडक्ट इज फॉर्म या 1 सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया किसने, मैग्नीशियम ने। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को ठोक के Cl ले लिया, ये और ये। और फॉर्मूला बनाना आपको अच्छे से आता है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो MgCl2 ही बनेगा। ये सब आपको बनाने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 9th क्वेश्चन, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस और गिव एग्जांपल्स। पहले तो एक्सोथर्मिक बताना, एक्सोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट इज गिवन आउट, और एंडोथर्मिक होती है हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। और फिर एग्जांपल बताना, तो एक्सोथर्मिक का ये बता रखा है मैंने, हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एग्जांपल्स मैंने बहुत सारे दे दिए, जो आपको पसंद हो। तो ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल और ये तीसरा एग्जांपल। तीसरे एग्जांपल में रिएक्शन नहीं है, तो अगर आपको रिएक्शन में प्रॉब्लम होती है अगर याद करने में, तो आप यहाँ पे तीसरा एग्जांपल दे सकते हो, बहुत अच्छा है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और रेस्पिरेशन जो हमारे अंदर होती है वो तो पता ही है आपको, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मेथेन को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन है। एंडोथर्मिक की हीट इज एब्जॉर्ब्ड या एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके लिए भी मैंने 4 इक्वेशन दे दी, जो आपको पसंद। सनलाइट के लिए 2 दे दी, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए 1 दे दी, और हीट के लिए 1 दे दी। और हीट को थर्मल ही बोला जाता है, तो इन दोनों में से जो भी एक चीज़ हो ना वो लिखनी है, या तो ये या ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या पूछा इसने, Why is respiration considered an exothermic reaction? Explain। वही जब अपन ने पढ़ा था चैप्टर में तब आया था, तो मैंने कहा था कि अपन को आगे मिल जाएगा सब कुछ। तो ये डेटा मैंने सारा कॉपी पेस्ट कर रखा है बुक से, कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। मैंने कहीं से इधर उधर से अपनी मर्जी से कोई वर्ड नहीं लिया है, और कहीं बाहर से कोई चीज़ नहीं दी है, सब बुक में से ही है। वी ऑल नीड दैट, वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। We get this energy from the food we eat, ठीक है। During digestion, food is broken into simpler substances. For example, rice, potato and bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. ये ग्लूकोज बन चुका है यहाँ पे, और इसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब ये टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, H2 है, और हमें एनर्जी मिलेगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। इसमें एनर्जी इज गिवन आउट, ठीक है। हमारे अंदर एनर्जी आती है तो हम लोग कुछ काम कर पाते हैं, तो इसलिए एक्सोथर्मिक है। और एनर्जी अगर एब्जॉर्ब कर लेते तो एंडोथर्मिक, इसलिए लिखा हुआ रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। 11th देखो क्या है, Why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Write equation for these reactions. तो पहले तो बताना है कि decomposition उल्टा क्यों होता है। तो अगर डेफिनेशन मालूम है तो सब कुछ लिख सकते हो, नहीं मालूम है तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, और फिर इक्वेशन भी लिखनी है। तो 11th का आंसर देखो, ये आपका जो पिंक पेज है ना वहाँ से ले रखा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि ये ब्लू पिंक कलर के पेज पे दे रखा था, ढंग से देखना, खुद लिखा हुआ है उसमें, अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव 2 और मोर सब्सटेंसेस। समझ में आई कि रिएक्टेंट एक ही होता है और प्रोडक्ट जो होगा 2 और मोर हो सकते हैं, ठीक है। वेयर एज इन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस, इसमें सिंगल सब्सटेंस बनता है। नेक्स्ट देखो, इनके एग्जाम्पल लिखने थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी थी तो ये इक्वेशन लिख दी, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी थी तो ये लिख दी। इसमें यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है और यहाँ पे 2 और मोर रिएक्टेंट है, बस ये फ़र्क है। इसमें प्रोडक्ट यहाँ पे 2 और मोर बन रहे हैं, इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है। आ जाओ नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, राइट 1 इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? तीनों के लिए लिखना। मैंने कहा था ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिकम्पोजिशन के टाइम पे, वो आपसे तीनों भी पूछ सकता है, एक भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो हीट के लिए ये रही, सनलाइट के लिए ये रही, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये रही। और अब वो बैलेंस के लिए नहीं बोलेगा, तो बैलेंस आपको करनी है, ठीक है ना। अब आप बच्चे नहीं हो,
छोटे बच्चे हो क्या, समझ में नहीं आता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस है, एंड राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। अब इक्वेशन भी लिखनी है, तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का ये रहा बहुत अच्छे से। जब भी कभी डिफरेंस बताना हो ना तो ऐसे डब्बा बना के बताया करो, अच्छा लगता है, ठीक है ना। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, जब कोई एलिमेंट है वो किसी दूसरे एलिमेंट को उसके पूरे कंपाउंड से, ये कंपाउंड बन गया, ये वापस से ये एक एलिमेंट है, ये दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अगर डिस्प्लेस कर दे तो वो क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे क्या होता है, टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सब आपके बुक से ले रखिए और बाद में इसकी रिएक्शन दे देना जो उसने पूछी है। मैंने 2 दी है, आपको जो मर्जी हो आप 1 दे सकते हो। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 14। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट से हमको सिल्वर चाहिए। सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, यानी सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ना उसको डिस्प्लेस कौन कर सकता है, कॉपर मेटल कर सकता है। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो ये सिल्वर नाइट्रेट, ये कॉपर। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, कॉपर ठोक के इसको NO3 ले लेगा, ये ले लिया कॉपर ने NO3। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ तो नीचे 2 था नहीं इसके तो, और यहाँ पे आपने 2 लगा दिया ये यहाँ पे, तो ये कैसे हुआ। तो वही वैलेंसी है, कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और ये रिएक्शन भी दे दिया अपन ने। 15th क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूसेस इनसॉल्युबल सॉल्ट, समझ में आई बात। एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल, तो ये रहा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट, और ये मैंने एक्टिविटी 1.2 से दे रखी है। और यहाँ पे ये ब्लू मैंने पहले से इसलिए कर रखा है क्योंकि ये हमारे पास जो है ना ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये जो सॉलिड फॉर्म में है इसके लिए देखो वापस ब्लू लाइन से यहाँ पे कुछ लिख रखा है, दिस इनसॉल्युबल सॉल्ट, कौन सा, ये PbI2, ये वाला इनसॉल्युबल सॉल्ट जो सॉलिड में सेटल डाउन इन द सॉल्यूशन, डाउन चला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सॉलिड है तो जनरली क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, पानी से भारी होते हैं। जैसे लकड़ी है वो तो हल्की होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है तो तैरती रहती है, लेकिन ये वाला क्या है, डूब जाएगा, सेटल डाउन होगा, एंड इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये पूरा अच्छे से ऐसे जमा के लिख के आना, उसको अच्छा लगना चाहिए। अगला देखो 16th, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स ईच। ऑक्सीडेशन का भी बताना है, रिडक्शन का भी बताना है, और 2 एग्जाम्पल्स देने हैं ईच के, यानी एक के 2 एग्जाम्पल देने। तो ऑक्सीडेशन क्या होती है, जब ऑक्सीजन का गेन हो और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इसके 2 एग्जाम्पल अपन ने ये दे दिए दोनों। रिडक्शन का देखो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे सिर्फ देखो ये रेडॉक्स है पूरी रिएक्शन, ठीक है ना, ये नीचे वाली भी रेडॉक्स है, लेकिन उसने सिर्फ रिडक्शन का पूछा है हमसे यहाँ पे, तो हमने सिर्फ रिडक्शन बताया, रिडक्शन बताया, बाकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऐसी डरने वाली बात नहीं है, आप ये आराम से लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और एक पार्ट इसका और आ सकता है वो जो मैं ऐड कर दूंगा अभी और आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ना, देखते हैं क्या होता है। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्ट्स ऑन हीटिंग इन एयर। कोई एलिमेंट है, पहले तो फोकस करो एलिमेंट पे, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या क्या फर्क होता है आपको मालूम होगा, और ब्राउन कलर का है, ब्राउन कलर पे भी फोकस करो। हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। तो कॉपर जो होता है ना, इसको जब अपन हीट करेंगे ना तो ये ब्राउन कलर का था, और इसको जब हीट कर देंगे तो ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। समझ में आई बात। तो अगर ब्लैक कलर का हो तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ये अपन ने किया था। नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। तो एलिमेंट एक्स का भी नाम लिखना है, और जो ब्लैक कलर का बना है ना वो क्या बना है, वो कंपाउंड बना। देखो साफ लिख रहा है, बहुत अच्छे से आप इसको देखो एक बार वापस से। कंपाउंड और एलिमेंट में पहले तो फर्क करना सीखो, और फिर बाद में इसमें जो इसने पूछा है वो चीज़ बता। तो नेम द एलिमेंट एक्स, एक्स एलिमेंट कौन होगा, कॉपर होगा। और ब्लैक कलर्ड कंपाउंड जो बना है वो क्या होगा, वो कॉपर ऑक्साइड होगा, जिसका नाम होता है कॉपर सेकंड ऑक्साइड। और इसका एक नाम मैंने आपको और बताया था कि इसका होगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। समझ में आ गया, वो भी आप लिख सकते हो। आगे देखो वो क्या पूछ सकता है, वो वापस आपसे ये पूछेगा, इसमें कुछ अपन ऐड कर देते हैं कि ये अब ब्लैक कलर का हो चुका है। यहां तक तो एग्री हो, तो मैं इसको वापस पूरा लिखता हूं। देखो तो ये चीज मैंने यहां पे लिखी कि हमारे पास में ब्राउन कलर का जो था ना एलिमेंट वो कॉपर था, और ब्लैक कलर का जो मिला है वो हमको कॉपर ऑक्साइड मिला है। लेकिन ये बोल रहा है कि वापस हमको ब्राउन कलर चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको खाली कॉपर चाहिए, तो हमको कॉपर मिलेगा ब्राउन कलर का अगर हम करेंगे तो, है ना। कॉपर ऑक्साइड नहीं मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड तो यहाँ मिलेगा हमको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे। एक बार वापस देख लेते हैं।
तो ये अपन आ गए आपकी एक्टिविटी 1.11 पे। इसमें हमने कहा था कि हमने ये कॉपर लिया जो ब्राउन कलर का था, और जब इसको देखो बर्नर से हीट कर रहे थे तो ब्लैक कलर यहाँ पे जम गया। तो ये ब्लैक कलर वाला तो हो गया कॉपर ऑक्साइड और ब्राउन कलर वाला हो गया कॉपर। तो यहाँ तो हमको ये मिल गया जब हमने हीट किया उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि जब भी हीट होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। आगे देखो क्या लिखा हुआ, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटीरियल। अब हम ये वाला CuO है ना यहाँ लेके आ गए, इसको हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अब हम हीट कर रहे हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस turns brown as the reverse reaction take place and copper is obtained। वापस हमको कॉपर मिल गया है, और ये कॉपर वापस कौन से कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। और ये कौन से कलर का था, ये ब्लैक कलर का था। ये रिवर्स रिएक्शन भी आपसे पूछ सकता है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मत छोड़ के जाना इसको, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो ये अपना 17th क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपना 18th क्वेश्चन, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। 18 का देखो, व्हेन आयरन आर्टिकल्स इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर और एसिड से जब वो अटैक्ट होते हैं ना कोई भी आयरन आर्टिकल्स, तो वो क्या हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं और कोटिंग हो जाती है उन पर रेडिश ब्राउन पाउडर के। ये क्या कहलाता है, रस्टिंग कहलाता है, और इसी की वजह से क्या हो जाता है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। अब आगे कह रहा है कि पेंट करने से क्या होगा, तो क्यों करते पेंट, तो टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स सो दैट द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स डू नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एयर। अब देखो ये जैसे आयरन की कोई रॉड पड़ी हुई है, इस पर मैंने पेंट कर दिया ये, तो अब अगर एयर आएगी ना तो वो एयर इसको अटैक करेगी। देख लो ढंग से किसको अटैक कर रही है, ये वाला अभी भी हिस्सा बचा हुआ है, कौन सा वाला, आयरन का हिस्सा, ये बचा हुआ है, समझ में। वापिस अगर कुछ अटैक हुआ तो वो अटैक यहाँ पे होगा, लेकिन अभी भी अंदर वाला जो हिस्सा है ना वो बचा हुआ है। समझ में आया बात आपको। तो ये क्या लिखा हुआ है, आयरन आर्टिकल्स डू नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एयर ड्यू टू विच इट डज नॉट रस्ट, देयरफॉर वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। 19 देखो, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई। When fat and oil are oxidized, they become rancid and their smell and taste change। वो विकृत गंधिता हो जाते हैं और उनकी स्मेल और टेस्ट में ना बदलाव सा आ जाता है और बहुत बेकार सा हो जाता है। टू प्रिवेंट ऑयल एंड फैट फ्रॉम गेटिंग ऑक्साइड, फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, इसलिए डाला जाता है। आगे देखो 20th क्वेश्चन, कोरोजन और रेंसिडिटी बतानी है विद वन एग्जाम्पल ईच भी बताना है। पहले तो कोरोजन को बताओ, फिर रेंसिडिटी को बताओ, और दोनों के एक एग्जाम्पल लिख दो। तो कोरोजन पे आ जाओ। When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acid, ये पहले बात अपन ऊपर कर चुके हैं, वही चीज़ लिखनी होती है वापस, ठीक है ना। उसको ऐसी लैंग्वेज चाहिए बस आपको। It is said to corrode and this process is called corrosion। तो कोरोजन के बारे में लिखना है तो यहाँ पे कोरोजन ही बताना है, रस्ट मत बता देना। तो एग्जांपल्स क्या क्या बताना है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन हो जाता है। अब आपको बताना है रेंसिडिटी, और फिर उसका एक एग्जाम्पल बताना है। तो देखो यहाँ पे ना मैंने सॉल्यूशन में देखा है कई बार, किसी भी बुक में या किसी भी जो एडवाइजर होती है ना उसमें सॉल्यूशन सही नहीं दे रहा, यहाँ पे सॉल्यूशन सही देखो। व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, दिस इज नॉन एज रेंसिडिटी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसने एग्जाम्पल पूछा कि रेंसिडिटी का ऐसा एग्जाम्पल क्या होता है, तो वो दो। तो अपन ने क्या एग्जाम्पल दिया है, द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर, पिकल एंड चिप्स चेंजेस व्हेन लेफ्ट फॉर सम डेज। लेकिन जनरली ना आंसर्स में पता क्या लिखा हुआ रहता है कि नाइट्रोजन डाल देते हैं बैग के अंदर, जो पोटैटोज चिप्स जो होते हैं उनके अंदर, तो वो तो बचाव के तरीके बता रहा है। ये तो पूछ रहा है कि रेंसिडिटी हुई उसका कारण बताओ वो कैसे हुई। तो हमने कहा कि बटर का और पिकल्स का और चिप्स का है ना टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाते हैं व्हेन लेफ्ट फॉर सम डेज, तो ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वह नेक्स्ट मौज है। तो ये अपने सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आगे ग्रुप एक्टिविटी है, ये आपके या तो स्कूल वाले करवा देंगे या आप ग्रुप में बैठ के कर लेना, क्योंकि आप होशियार तो हो ही। अच्छे से मेहनत करो, धीरे धीरे सीखो, और वीडियो में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, धीरे धीरे देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर कुछ डाउट आता है या मैंने कोई मिस्टेक की है तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट ज़रूर करना, ताकि दूसरा बच्चा अगर कोई देखता है ना तो उसके लिए हेल्पफुल हो जाता है कि अच्छा यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में, या इतने मिनट पे मिस्टेक हुई है, बैलेंस नहीं हुआ है। तो ये आपका कॉल है, ठीक है, ताकि कमेंट करोगे तो पता चल जाएगा दूसरे को। मेहनत करते जाओ, पढ़ाई करते जाओ, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा।